हम्म। ठीक है ना सब कुछ। चलो। हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग अपनी क्लास इंडियाज 21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट शुरू किए हुए हैं। अब हम लोग इसको जो है इसको आज अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है। तो कुछ बोलना है बोल देता हूँ। शुरू में मैं आजकल थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, पढ़ाना तो चलता रहता है। ये सारा तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, सारे टॉपिक्स जितने भी इंडियस 21 में थे। हाँ, टॉपिक सारे हो गए, बस आपको कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं। वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, फिर उसके बाद इंडियस 21 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंडियस 19 पढ़ेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। छोटा सा टॉपिक है वो भी, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको 101 पढ़ाऊँ। फिर उसके बाद आपको मैं 115 पढ़ाऊंगा। फिर आपको 103 पढ़ाऊंगा। फिर आपको 110 पढ़ाऊंगा। ठीक है? हैप्पी? कोई प्रॉब्लम नहीं? आपको, मुझे मालूम है आपको वही टॉपिक चाहिए आपको। मुझे मालूम है आपको 103 पढ़ना है। हम्म। आपको 103 पढ़ना है, आपको 110 पढ़ना है, आपको 115 पढ़ना है, मुझे मालूम है। आपको ये सारे टॉपिक चाहिए, आपको 109 पढ़ना है। इसमें से एक। इज इट? अभी चेंज किया मैंने बैटरी इसकी यार। 116। ये तो बड़ा टॉपिक था, इसको तो मैंने पढ़ा दिया आपका। ये दोनों तो मैं आपको ऐसे मजा आ जाएगा। आपको इतना प्यार से पढ़ाऊंगा ना। 103 115 तो वेरी सिंपल है, ये तो सिंपल है, ये केवल बड़ा है, बहुत सिंपल है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। 103 110 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो आपका 110 सही रहेगा। 110। तो आपको इतना प्यार से पढ़ाऊंगा ना, इतना प्यार से, एकदम मजा आ जाएगा आपको। डोंट वरी, सब बहुत अच्छे से होगा। देखो बच्चों, कुछ बोलना था मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है? मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही देखो। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या, किसी की भी बात कर रहा हूँ मैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं तो मुझे बताओ। हम लोग सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ स्टाइल देखते हैं, है ना? कि हाँ, ये सर मजे कर रहे हैं, ये है वो है, घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, फन कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ, और भी लोगों की लाइफस्टाइल हम लोग देखते हैं। ठीक है? और उससे हम सोचते हैं हम भी घूमें, हम भी मजे करें, ये करें वो करें। तो बच्चों, वो कई सालों के मेहनत के बाद है, और अभी भी मेहनत चल रही है। ठीक है? लेकिन जो पास्ट में की गई मेहनत है ना, वो एकदम आइसोलेशन में थी। मतलब 3 साल, कंटिन्यू 3 साल मैंने मैंने कुछ भी नहीं किया था। एकदम अंडरग्राउंड हो गया था, एकदम अंडरग्राउंड। कोई फेस्टिवल नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई संडे नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियो देख रहे हैं, ऐसा वैसा किसी की भी वीडियो देख रहे हैं आप अपने जो मेहनत का समय होता है उस समय आप अपने आप को आइसोलेट करके रखिए। मतलब आप एकदम अंडर कवर हो जाइए। ठीक है? आप अंडरग्राउंड हो जाइए भाई, कि आपको किसी से कुछ नहीं मिलना है। यार मैं तुमसे कहता हूँ कि बस, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यार अपनी जिंदगी के 2-3 साल बस तुम दे दो, फिर आगे आने वाले जितने भी साल तक आप जियो, पूरी जिंदगी बदल जाएगी यार। तो मेरी बात सुन रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है? 2-3 साल एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ, एकदम। फिर उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। तो केवल अभी की चीजें ना देखें। हाँ, मतलब उसके पीछे की गई मेहनत देखें, उसके लिए एक्टिव रहें कि हाँ, हम भी करेंगे उतनी मेहनत। लोग पढ़ते 15-16 घंटा, मैं भी पढ़ूंगा 15-16 घंटा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो केवल ये चीजें देख के आप उस पे मत जाइए कि हाँ मुझे भी घूमना है, मैं भी घूमूंगा, मस्ती करूंगा, ये है वो है।
नहीं, अभी खुद को इन सब चीजों से दूर रखिए। ये सब बकवास वाली चीजें, इंस्टाग्राम फालतू, नहीं, ये सब कुछ भी नहीं। सारी चीजों को ऐसे कट करिए, डिलीट करिए। अगर आपको बनना है जल्दी, तो अगर आपको अटेम्प्ट्स लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलाते रहिए। ठीक है। सर, आपकी वीडियो भी इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, डिलीट करो। डिलीट करो इस वीडियो, मतलब इंस्टाग्राम को। जितनी ज्यादा आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे, उतना आप अपनी चीजों पे फोकस करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपका टाइम इन सब चीज़ों में लॉस होता है। आप खुद सोचते हो कि यार नहीं करूँगा, मैं ये नहीं चलाऊँगा इतना फ़ोन, ये वगैरह इन सब चीज़ों में, लेकिन वो हो जाता है। तो इसीलिए उस चीज़ों को कट करिए जो आपके रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, डिलीट करिए ये सारी चीज़ें। आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। यार कुछ समय की बात है, कुछ समय मेहनत कर लो। मुझे देखो, कुछ समय तक मेहनत करने के बाद ही ना, अभी भी कर रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन एक एक बैक ऑफ द माइंड कहीं तो है, हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो वो आपके मोहब्बत में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो। अच्छे से पढ़ो, कुछ समय पढ़ लोगे अंडरग्राउंड होके एकदम बढ़िया से। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलते हैं, देर लेट तक पढ़ते हैं, मतलब वो, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और अटेम्प्ट्स ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है यार। एक बार पढ़िए, वो एक, वो कहते हैं ना कि एक मारो और कमाल का मारो। मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। डरपोक आदमी हूँ मैं, तो ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो बस ऐसे ही मन में आया तो मैं बोल दिया। बाकी आपकी मर्जी, आपको जल्दी से ही बनना है, आपको अटेम्प्ट्स लेने हैं। मैंने तो सब डिलीट कर दिया था, सारी चीजें। हम लोग के टाइम में तो उस समय आया ही था इंस्टाग्राम, तो मैंने तो फटाफट 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 सब डिलीट कर दिया था। हम लोग उस समय उतना चलाते भी नहीं थे, उस समय फेसबुक का दौर था, तो सारे चीज डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट, फेसबुक डिलीट, सब डिलीट करके मैं केवल काम की चीजें बस मैं रखा था। तो समझा रहा हूँ बच्चों, समझ जाओ। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समय पे जब आप पास होगे ना, तो उसका मजा कुछ और है। मतलब सही समय पे आप सही बनो, उस मौज मस्ती के एज में आप सही बनो, तो मजा है। फिर भी है, लेकिन जल्द से जल्द बनो यार, जिंदगी वेट कर रही है तुम्हारा। ठीक है, आप लोग लग रहा है कि हम लोग जिएंगे, नहीं, जिंदगी तुम्हारा वेट कर रही है कि यार मेरे पास ये आए, मैं इतनी सारी चीजें रखा हूँ। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आती रहती है, तो मैं बोल देता हूँ। तुम कहोगे तो नहीं बोलूंगा। नहीं सर, आप बोल दिया करो, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। चलो, तो हम लोग का इंडिया 21 हो चुका था, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्लास में हम और आप मिलके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ओके सर। ये क्वेश्चन वो नेट इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर किसी कंपनी ने नेट इन्वेस्टमेंट, लोन एज नेट इन्वेस्टमेंट, तो अगर किसी कंपनी ने किसी कंपनी को लोन दिया, और सॉरी, और वो उसको डिमांड नहीं करेगी, कैरी फॉरवर्ड होता रह रहा है, ऐसा कब होता है? जब भाई वो उसका नेचर कैपिटल नेचर का होता है, तो मतलब जैसे मान लो, पिता ने बेटे को 1 लाख रुपए दिया बिजनेस करने के लिए। पिता अपने बच्चे से पैसा मांगता है? नहीं मांगता है, और वो देता भी नहीं है, वो क्या ही देगा। हम्म। तो वहां पे वो जो नेचर हो जाता है ना, वो लोन का नेचर नहीं हो जाता, वो इक्विटी का नेचर हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो कोई अगर डिफरेंस होगा उस केस में, तो वो हमारा कहाँ जाएगा? पीनल में नहीं, इक्विटी में जाएगा, क्योंकि उसका नेचर इक्विटी का हो गया। तो बस यहीं पे ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लोन देने का और उसके पीछे रीजन है कि पैसा नहीं लेने का इंटेंशन है ना, मतलब पैसा कितने सालों में पे करना है, ये सब कोई फिक्स नहीं है। और फिक्स का मतलब ये नहीं कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसा नहीं। मतलब ऐसा है कि कब लेंगे कुछ ठीक नहीं है। मतलब ऐसा फिक्स भी नहीं होना चाहिए कि 50 साल में ले लेंगे, नहीं।
नो, 50 साल में भी गया तो भी वो लोन है, चलो फिक्स है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं कि लेंगे नहीं, बस बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आपको समझ में आ जाएगा यार। बंद कर देते हैं। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो बच्चों पढ़ो। पानी पी लो। पढ़िए बच्चों पढ़िए। देखो क्या लिखा है, पढ़ लिया आपने? हम्म। दो दो सेकंड दे दो मुझे। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। देखो देखो देखो। सर लिखा है, सर फंक्शनल करेंसी ऑफ पेरेंट पी इज यूरो। अच्छा पेरेंट है, वो यूरो में डील करता है। वाइल द फंक्शनल करेंसी ऑफ इज सब्सिडरी इज यूएसडी। ठीक है, वो अमेरिका की कंपनी होगी, वो यूएसडी में डील करती है, यूएस डॉलर में। ठीक है, पी है पप्पा, पी से पप्पा, एस से बच्चा। ठीक है, ये छोटा है, बच्चा है, और ये पप्पा है। ठीक है, फिर आगे बोला कि पी ने सेल किया कोई इन्वेंट्री टू एस। अच्छा, पी ने क्या किया है कि कोई इसको सेल किया है। क्या सेल किया है? कोई इन्वेंट्री सेल किया होगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, एंड ट्रांजेक्शन फॉर द सेम वाज मेड फॉर यूएसडी 300 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, मतलब इसने जो खरीदा है, इसको कितने यूएसडी देने हैं, इसको जो देने हैं वो कितने यूएसडी देने हैं, वो $300 देने हैं उसको। ठीक है, सर इसकी करेंसी तो यूरो में है, हाँ यूरो में है, लेकिन इसने सेल किया है वो डॉलर में सेल किया है। तो इसकी जिम्मेदारी कितनी है? इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल $300 तक है, इसको $300 ले आके देने हैं अपनी लोकल करेंसी में। बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक्सचेंज गेन एंड लॉस होगा, वो किसको होगा? पी को होगा। ठीक है, सर आपने तो बोला था कि एक्सचेंज गेन एंड लॉस सीएफएस में रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी को तो लायबिलिटी बियर करना ही पड़ेगा। एट ईयर एंड क्या हुआ? बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग एज रिसीवेबल फ्रॉम एस। वो देख रहा है कि वो जो बैलेंस है भाई, वो जो बैलेंस है वो अभी भी बाकी है उससे लेने के लिए। मतलब इसने अभी तक, एस ने इसको पैसा पी को अभी भी नहीं दिया, तो पी के बैलेंस शीट पे तो वो पैसा पड़ा ही रहेगा लेने के लिए। It has been observed that such balance amount has been carry continuing as receivable from S year on year, and even though payment is in respect of these balances are expected to be received in foreseeable future, but if we look at the year end, then we see these balances are outstanding every year. ये क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि सर ये जो बैलेंस है वो हर सालों साल हम देख रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है। ठीक है, वो होता जा रहा है, और इसका पेमेंट जो है हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कि आगे आने वाले सालों में हो जाएगा। लेकिन लेकिन जब हम ये एक्चुअल में देखें तो हर साल ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो क्या, अब देखो हर साल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि भाई लेना, मतलब देने का उसका कोई मन नहीं है। मतलब ये बच्चा जो है, ये जो बच्चा है छोटा सा, ये इसका पैसा देने का मन नहीं है अपने पप्पा को। मतलब इसने जो आइटम खरीदा है इससे, उसका पैसा देने का इसको मन नहीं है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये नेट इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है? मुझे बताओ, क्या हम उसका एक्सचेंज डिफरेंस, एंड वेदर द एक्सचेंज डिफरेंस फाइनेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीनल, क्या हम इसका एक्सचेंज डिफरेंस हम पीनल में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बताओ बताओ मुझे। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू ट्रेडिंग बैलेंस बिटवीन पी एंड एस, एस पी लिमिटेड हैज लेंट एन अमाउंट ऑफ यूएसडी 500 टू एस, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपेड इन फ्यूचर। देखो यहाँ बोल दिया कि भाई पी ने क्या किया, $500 का लोन दिया है। यहाँ सीधा मुंह खोल के बोला कि लोन है। लेकिन यहाँ तो वो तो डेटर और क्रेडिटर की बात कर रहा है ना, तो डेटर और क्रेडिटर कैन नेवर बी अ लोन। डेटर क्रेडिटर तो लोन हो ही नहीं सकते। तो इसका पैसा अगर कोई एक, देखो इंटर बैलेंस तो मैंने आपको बताया ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी को तो एक्सचेंज गेन और लॉस बियर करना पड़ेगा। तो भाई एक्सचेंज गेन हो या एक्सचेंज लॉस हो, देखो इसको तो एक्सचेंज लॉस नहीं होगा, जो भी होगा इसी को होगा, पी को, क्योंकि इसने तो तय किया मैं $300 दूंगा, वो डॉलर में ही बिलिंग हुई है। तो पी को अगर उस दिन की रेट कम हुई तो उसे कम यूरो मिलेंगे, या ज्यादा यूरो मिलेंगे, यही होगा। तो यहाँ पे तो जो भी गेन एंड लॉस होगा वो हम कहाँ डालेंगे? पीनल में। लेकिन यहाँ का जो गेन एंड लॉस होगा वो कहाँ डालेंगे हम लोग? जब भी इसका एक्सिस डिफरेंस निकालेंगे वो कहाँ डालेंगे? इक्विटी में डालेंगे। ओके सर, आ जाओ देखो क्या लिखा है।
The exchange gain and loss arising in the books of account of P Limited in respect of trading मतलब with S Limited and same should be recognized in P&L account. ये P&L में जाएगा, ठीक है. Being a balance ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये नेट इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता. लेकिन जो अमाउंट दिया गया है वो भाई हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ गया भाई, उसको हम लोग OCI में रिकॉर्ड करेंगे, CFS में लिखा है ना बच्चों. फॉर एक्सचेंज गेन इनकर बाय पी लिमिटेड ऑन लोन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल ऑफ एसएफएस. ठीक है, वो बोला है कि एसएफएस में हम लोग लेके जाएंगे. एसएफएस में तो पीएनएल में लेके जाएगा ही, उससे कोई मतलब नहीं है. एसएफएस में पीएनएल में जाएगा, लेकिन जो सीएफएस में है बच्चों, वो आपका कहाँ जाएगा, ओसीआई इनकम में जाएगा, इक्विटी का पार्ट वो रहेगा. ठीक है, ओके सर. आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन पे. देखो क्या लिखा है. इलिस्ट्रेशन नंबर 6. इन द अबव इलिस्ट्रेशन, ऊपर वाले को ही कंटिन्यू कर रहा है. सपोज दैट फॉर टैक्स रीजन द परमानेंट फंडिंग एक्सटेंडेड टू एस मेड बी अनदर एंटिटी इन ग्रुप टी रादर देन पी डायरेक्टली. वो बोल रहा है कि पी ने नहीं दे रहा है, ठीक है, भले पी की सब्सिडरी है, ये स्टेक है उसका, और इसका सब्सिडरी टी भी है. टी ने लोन दे दिया इसको, मतलब घुमा के पैसा जा रहा है. मतलब जो पैसा जा रहा है वो पहले यहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ पैसा जा रहा है, ठीक है. मतलब इन्वेस्ट किया तो पैसा तो इसी का है ना, तो इससे जा रहा है. तो अब क्या बोल रहा है, ऑन द ट्रैक्शन ऑफ द पी टी गिव टू एस ऑल्सो सब्सिडी वेदर शुड द एक्सचेंज डिफरेंस इफ एनी बी रिकॉग्नाइज. बिल्कुल, अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस होगा तो रिकॉग्नाइज तो करेगा, क्योंकि किसी न किसी को तो सहन करना ही पड़ेगा बच्चों. ठीक है, एक्सचेंज गेट स्टिल शुड बी रिकॉग्नाइज इन ओसीआई इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि किसी न किसी को तो साइन करना ही पड़ेगा ना बच्चों. ओके सर, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. ये तो आप खुद ही कर सकते हो यार, इसमें क्या है मुझे कराना है. देखो क्या लिखा है. पेरेंट पी हैज यूएसडी फंक्शनल करेंसी एंड सब्सिडरी एज यूरो एज फंक्शनल करेंसी. अच्छा, पी का यूएसडी है, पी है इसका यूएसडी है, और एस है इसका यूरो है. ठीक है, पप्पा है और ये बच्चा है. फिर आगे क्या बोल रहा है, हुज रिपोर्टिंग 31 मार्च 31 मार्च है, लेंट यूएस डॉलर टू एस. अच्छा, इसने 100 यूएसडी दिया 30 सितंबर को, और कन्वर्टेड लोन इनटू यूरो ऑन द रिसिप्ट. ठीक है, उसने कन्वर्ट कर लिया. तो $100 इसने दिया, $100. तो उस दिन हीरो कितनी थी, जिस दिन दिया 30 सितंबर को, उस दिन 1.5 थी, तो मल्टीप्लाई में 1.5 कर ले, है ना. एक यूएसडी इक्वल टू इतने, तो ये हो जाएगा आपका 150. 150 यूरो हो गया. ठीक है, एक्सचेंज रेट 31 मार्च को दिया हुआ है इतना 2. अब तुम मुझे एक बार बताओ, पी ने क्या दिया है उसको, पी ने उसको यूरो दिया है या यूएसडी दिया है, बताओ मुझे. पी ने उसको क्या दिया, पी ने तो डॉलर दिया है. तो अब वो क्या लेगा, वो डॉलर ही लेगा ना. अब एस जो है, एस क्या देगा, एस ने भले यूरो लिया कन्वर्ट करा के, लेकिन उसको देना होगा तो यूएसडी $100, उसको $100 देना होगा ना. अब उसकी लोकल करेंसी है यूरो. अब बताओ तुम मुझे, पहले वो 1.5 रुपीज दे देता था तो $1 आ जाता था. अब वो $2 देगा तब जाके $1 आएगा, तो उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बताओ. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ मुझे. तुम बताओ मुझे, नहीं तुम खुद बताओ, तुम खुद देखो मैं कितना सर आप बिना, अरे मैं ऐसे ही इंटरटेन करते रहता हूँ, मैं ऐसे ही करते रहता हूँ. कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो बताओ मुझे. एनी प्रॉब्लम टू यू, ऑल टू यू, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं शॉर्ट कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा. नहीं, कोई आता जाता नहीं, बताओ. अरे यार, कोई सामान तुम्हें खरीदने के लिए पहले तुम्हें 1.5 रुपए में आ जाता था, अब तो $2 आ रहा है, तो इसका मतलब लॉस हुआ ना, कितने का, 0.5 का. तो वो लॉस बुक करेगा. कैसे लॉस बुक करेगा, देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, इसने इसको लोन दिया है ना. तो अब किसके बुक में करना है, चलो मान लेते हैं एस के बुक में करते हैं. तो एस के बुक में अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी. पी करेगा ना, पी जो भी पेरेंट है उसका. तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा कितने से, सर 150 यूरो करेगा ना, 150 यूरो, 150 यूरो यूरो से करेगा. फिर उसके बाद अब एक्सचेंज लॉस भी हो गया उसको, एक्सचेंज लॉस डेबिट टू पी करेगा ना, कितने से. सर ये कैसे निकलेगा, अरे यार क्या है, मतलब परेशान हो जाते हो यार तुम लोग तो. 1.5 मल्टीप्लाई भी कितना, $100, तो कितना हो जाएगा सर. सर जीरो, सर 100 × 5 तो सर $50, 50 यूरो, क्योंकि वो यूरो में रिकॉर्ड करेगा ना, तो वो 50 यूरो का लॉस रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, अब ये
एक्सचेंज लॉस कहाँ लेके जाएगा वो? अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ ले जाएगा? पी&एल डेबिट टू एक्सचेंज लॉस लेके जाएगा ना, बिल्कुल लेके जाएगा, क्यों नहीं लेके जाएगा, बिल्कुल लेके जाएगा। लो सर, ये अब एक्सचेंज लॉस सीएफएस में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा, देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटर ग्रुप पेबल 150 150, फिर एक्सचेंज लॉस इंटर ग्रुप पेबल, ये वही वही वैसे ही। अब ये तो अपना रिसीव कर रहा है $100, तो उससे कोई मतलब नहीं है। कंसोलिडेशन में ये क्या होगा? एक्सचेंज लॉस होगा, ठीक है, रहेगा। और foreign exchange loss will be taken to consolidated P&L account unless loan form part of P net investment in S which will be transfer, it will be transferred, ठीक है, वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो हो गया। समझ में आया बच्चों? अगर ये लोन जो है हमारा पार्ट होता है इक्विटी का, अगर लोन जो है हमारा ये एज अ नेट इन्वेस्टमेंट होता तो हम इसको कहाँ लेके जाते? इसको ओसीआई से लेके जाते, ठीक है। अदरवाइज हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? अदरवाइज हम इसको पीएनएल में लेके जाएंगे, और कहाँ लेके जाएंगे? सिंपल। चलो आ जाओ, ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखो, द फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ पी लिमिटेड इज यूएसडी while द फंक्शनल करेंसी सब्सिडरी यूरो, ठीक है। पी ने सोल्ड किया है $100 टू एस व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 1। अच्छा, अच्छा 2, 1 यूरो इज इक्वल टू यूरो एट द ईयर एंड अमाउंट इज स्टिल ड्यू, द एक्सचेंज रेट वाज 2.2। हाउ द एक्सचेंज डिफरेंस व्हेन इन द सीएफएस, कैसे एक्सचेंज डिफरेंस हम रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, ये तो होमवर्क ले लो, तो सेम है ना होमवर्क। हम्म, होमवर्क दे दूं ये बच्चों? कर लोगे ना, सेम ही है। बस किसको लॉस होगा किसको गेन होगा ये थोड़ा ध्यान में रखना बच्चों। बताओ, होमवर्क दे दूं ना इसको? अरे कुछ नहीं है यार, तुम्हें बस $20 का तुम्हें खेल करना है बस। $20 तो जो है रिकॉर्ड होगा बस। कितना? 20 यूरो ना, वो कितना था? 2 यूरो था, फिर उसके बाद 2.2 हो गया, है ना। 2.2 माइनस 2 करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 USD। हम्म, ये क्या हुआ? देखो, पी ने सेल किया है $100 का एस को, $100, और पी की करेंसी थी आपकी यूएसडी। अब उस दिन था 2 रुपए, अब जो है हो गया 2.2। अब तुम मुझे एक बार बताओ कितने का लॉस हुआ उसको? उसको हो गया 20 यूरो का लॉस हो गया। हो गया ना, तो वही वो 20 यूरो की बात कर रहा है बस। देखो, यूरो 20 का रिकॉर्ड करेगा वो सब्सिडी के पीनल में अकाउंट में, ठीक है। एक्सचेंज लॉस ये हमेशा सीएफएस में भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई किसी ना किसी को तो लॉस बियर करना ही पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके उसमें दिया हुआ है। एमुलेटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉटल्स ऑफ फॉर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी एंड नॉन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, वो कोई बॉटल्स बनाती है जो दवा कंपनियों को यूज होता है। इट हैज होली ओन सब्सिडरी जी लिमिटेड, अच्छा एम की कोई बच्ची है जी, विच इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो दवाइयों के काम में इन्वॉल्व है। जी लिमिटेड परचेज द फार्मास्यूटिकल बॉटल फ्रॉम इट्स पेरेंट, वो बोलता है कि अपने पेरेंट्स से वो बॉटल खरीदती है। द डिमांड ऑफ जी लिमिटेड इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हेंस टू कैटर टू इट्स शॉर्टफॉल जी लिमिटेड आल्सो परचेज द बॉटल फ्रॉम द अदर कंपनी, दूसरे कंपनी से भी बॉटल खरीदती है, परचेज मेड एट अ कम्पिटिटिव प्राइसेस, जो जिस प्राइस पे दे रहा है उस प्राइस पे वो खरीदती है, ठीक है। अब एम जो है, एम ने क्या किया है भाई? एम जो है, एम ने क्या किया? बॉटल को सेल किया है, किसको? जी को। किस कितने? अब एम की क्या है करेंसी भाई? हाँ, ओ, देखो, ईरो इज द फंक्शनल करेंसी ऑफ जी, जैसे जी का ईरो है, और इंडियन रुपी है एम का, मतलब एम का रुपया है। एम का, सर एम का रुपया है, और इसका यूरो है, ठीक है, इसका यूरो है, इसका रुपया है। तो एम ने बेचा है उसको कितने का? अब एम कौन है? एम पप्पा है कि? अच्छा, हाँ एम पप्पा है। एम ने सेल किया है 830 लाख रुपए का, रुपये, ये रुपी से, ठीक है, इसने 830 लाख रुपया का सेल किया है, किसको? एम को। नहीं नहीं, एम सॉरी, एम सॉरी, एम सॉरी, एम सॉरी। कितने का बेचा है? फॉर 12 लाख यूरो, अच्छा मतलब 12 लाख यूरो, 12 लाख यूरो 1 फरवरी को। द कॉस्ट ऑफ दिस बॉटल वाज 800, अच्छा इसकी कॉस्ट बोला है, इसके लिए इसकी कॉस्ट कितनी थी? 830 लाख रुपया थी, ठीक है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 फरवरी को बेचा है। अच्छा एक बात बताओ, 12 लाख यूरो है, तो उस दिन 1 फरवरी को रेट कितनी थी? 83 थी, 83 थी ना। तो 1 यूरो में 83 रुपये, तो 12 लाख यूरो में मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो सर 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 83 कितना हो जाएगा सर? लैक्स में बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखना, 12 मल्टीप्लाई बाई 83, तो ये सर हो जाएगा 996 रुपीज। सर ये 996, ये क्या है? 996 ये रुपीज है, मतलब इतना उसकी करेंसी के बराबर उस दिन इसने कितने का दिया? वो 996 का दिया हुआ है, यानी कितना प्रॉफिट कमाया है? वो सेलिंग प्राइस है। तो 996 माइनस 830 आप कर लेंगे तो आपको कितना? 166 lakhs का इसने प्रॉफिट रखा है एम ने। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज ये याद रखो बच्चों, एम ने एम जो है इसने सेल किया है किसको? जी को सेल किया है। और जो सेल बिलिंग हुई है वो किसमें हुई है? वो 12 लाख यूरो की हुई है, 12 लाख यूरो। तो अब मुझे एक बार बताओ, जी को कोई मतलब है क्या एक्सचेंज क्या होगा क्या नहीं होगा? जी तो क्या करेगा भाई? भाई 12 लाख का खरीदे हैं, 12 लाख ही देंगे। तुमने यूरो में दिया है, हम तुम्हें 12 लाख यूरो देंगे, हमारी लोकल करेंसी भी 12 लाख है। अरे भाई तुम्हारी यूरोपीस जो भी हो, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, हम लोग तो इस बात टाइप के इंसान है भाई, कुछ भी हो ऐसा नहीं है। तो फिर भी वो क्या कहेगा कि भाई 12 लाख यूरो है, हमने हमारी करेंसी में तुमने हमें बेचा है, तो हम तो तुम्हें 12 लाख यूरो ही देंगे एक्सचेंज करेंसी से, हमको क्या मतलब, तुम अपना घर लेके जाओ 12 लाख यूरो। तो जो भी फेस करना पड़ेगा भाई एम को फेस करना पड़ेगा। अब एम देखेगा, अब एम को मिला 12 लाख यूरो, उसने दे दिया 12 लाख यूरो दे दिया। अब जब 12 लाख यूरो दिया तो अब ये तो बेचारा 12 लाख यूरो का क्या करेगा? ये तो इसको रुपया खर्चा करना है। मतलब गलत समझ रहे हो तुम लोग। तो 12 लाख यूरो खर्चा, 12 लाख यूरो को वो कन्वर्ट करेगा किसमें? वो आपको रुपीज में कन्वर्ट करेगा। अब रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए वो कहाँ लेके जाएगा? 85 का रेट लेगा, तो इसको तो प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि सर 83 से 85, मतलब 1 यूरो देता तो 83 रुपए मिलता, लेकिन अब 1 यूरो देगा तो 85, तो 2 रुपए का तो गेन हो गया ना। मतलब सर 85 माइनस 83 करेंगे, 2 रुपए का गेन हो गया। कितना हो गया सर? 24 लाख का इसको गेन हो गया। माई गॉड, सही है, बल्ले बल्ले इसके। लेकिन लेकिन जो इसने स्टॉक बेचा है, वो देखो वो क्या कह रहा है। एट द ईयर एंड ऑल दिस बॉटल वर लाइंग एट क्लोजिंग स्टॉक एंड पेबल विद जी लिमिटेड। अब तो मुझे एक बार बताओ कि सारा ये जो स्टॉक इसने बेचा है वो अभी भी पेबल है। तो जब सीएफएस बनेगा तो एम ने इसको सेल किया और इसने इससे परचेज किया, तो सेल परचेज तो आपस में क्या हो जाएगा? सेल और परचेज आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो कोई प्रॉफिट कहाँ? प्रॉफिट तो एलिमिनेट हो जाएगा ना बच्चों। स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, जब ये स्टॉक बाहर बेचता तब तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में प्रॉफिट रिकॉर्ड होता। जब स्टॉक अभी भी, अरे यार दो भाई बहन आपस में ही रखे हैं, तो पप्पा जब देखेंगे तो वो तो घर में ही स्टॉक है ना, तो कहाँ का प्रॉफिट? कोई प्रॉफिट ही नहीं। तो क्या होगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इंटर बैलेंस है, इंटर बैलेंस जो है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब डेटा क्रेडिट एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन लॉस तो बियर करना ही पड़ेगा ना। मतलब लॉस या गेन, यहाँ पे तो गेन है, यहाँ पे किसको गेन होगा? यहाँ पे एम को गेन होगा, क्योंकि अब इसको 83 के हिसाब से नहीं मिलेगा पैसा, अब इसको कैसे मिलेगा? वर्किंग जो करेगा वो 85 के हिसाब से करेगा, तो ये गेन तो है। लेकिन ये 2 रुपए आप गेन रिकॉर्ड करो 12 लाख पे, यानी ये 24 लाख का गेन तो रिकॉर्ड करो, लेकिन एक एक जो है आप जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किए हो कितने का, देखो आपने 830 लाख का माल 996 में बेचा, तो 166 का आप अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, इसको एलिमिनेट करो, क्योंकि आपका रिजर्व उतने से बढ़ा रहेगा। तो आप इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे? पीएनएल डेबिट करोगे टू अनसोल्ड स्टॉक। हाँ, सिंपल सा 166 लाख। सर अब 166 लाख कैसे आया? अरे यार, तुमने जो माल बेचा है उसकी इंडियन वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 996, है ना? 996 था। अब इसमें आपकी कॉस्ट देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट है आप इसकी 830 लाख, तो आप इसमें से 830 लाख माइनस कर लीजिए, तो प्रॉफिट एलिमिनेट कर लें। बस सिंपल यही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ये 24 लाख की प्रॉफिट तो ये तो रिकॉर्ड होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जो, ये मैं एम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एम के देखा जाए, देखो अगर जनरल एंट्री में कर रहा हूँ, देखो पहली जनरल एंट्री क्या होगी सर? पी डेबिट, पी नाम है ना उसका, क्या नाम है? एम है, जी नाम है सर, ये जी डेबिट टू सेल कितने से करेगा सर? सर ये करेगा 996 करेगा, बिल्कुल सर। सर जी डेबिट टू गेन कितने का करेगा सर? 24 लाख का, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा सर? अगर सीएफएस की बात करें, चलो अच्छा पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, जी की। जी क्या करेगा? जी तो परचेज डेबिट करेगा टू एम करेगा, करेगा ना। अब वो, अब देखो उसको यूरो देना है, उसको यूरो से मतलब यूरो ही देना है, 12 लाख यूरो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो रुपया है, ये तो रुपया है। अब ये किस में करेगा? ये यूरो में। 12 लाख, 12 लाख, मतलब इसको कुछ करना ही नहीं है ना, वो तो यूरो देगा। वो तो गेन लॉस उससे कोई मतलब भी नहीं है, वो उतना रिकॉर्ड करेगा। अब ये गेन है वो सीएफएस में रहेगा, सीएफएस में कहाँ जाएगा? ये पीनल में रहेगा ही रहेगा, सीएफएस में। एक्सचेंज गेन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीएफएस में पीनल में रहेगा। जब आप जो है अनसोल्ड स्टॉक,
जो अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉफिट, स्टॉक का जो है प्रॉफिट को एलिमिनेट, प्रॉफिट अनसोल्ड स्टॉक का प्रॉफिट उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको कैसे करूँगा, पीनल डेबिट टू अनसोल्ड स्टॉक। कितना सर? सर 996 माइनस कितना था, उसका कॉस्ट कितना था 830। सर 830 माइनस कर लीजिए सर 166। बस सिंपल बच्चों यही करना था इसमें। देखो 996 और 24 ये तो रिकॉर्ड होगा ही। फिर उसके बाद ये परचेज वही रहेगा, और सर उसके बाद ये आपका सी एफ एस में से, पीनल में से ये 166 लाख एलिमिनेट होगा। सिंपल है बच्चों, कुछ करना नहीं था। कोई कंफ्यूजन हुई क्या आपको तो मुझे बताओ। एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड, वैसे होनी तो नहीं चाहिए। सर एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। सर कंफ्यूजन ये है कि आपने बोला डेटर और क्रेडिटर कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों ये तो अनेक्जर की बात है ना। ये तो अनेक्जर जब आप शेड्यूल उसके बनाएंगे तो उसमें डेटर और क्रेडिटर इसको क्या कर देंगे, इंटर बैलेंस को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। चलो हो गया, ओके। एक बार चेक कर लूँ सारा कुछ ठीक है ना। हम्म, ठीक है सर। ठीक होना भी चाहिए बच्चों। परेशानी आ जाती है, तुम्हें पता ही है, बहुत सारी परेशानी आती है। मैं परेशान हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, परेशान हो जाता हूँ, इतना परेशान हो जाता हूँ ना, यू कांट इवन इमेजिन। चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ। सबसे बैट्समैन तैयार और एकदम फास्ट बॉलर है ये, फास्ट बॉल है ये। तो आ जाओ, देखो क्या है। पेरेंट पी एक्वायर 90% ऑफ सब्सिडी एस सम ईयर अगो, बहुत पहले मतलब कुछ साल पहले 90% उसने स्टेक खरीदा हुआ है। पी नाउ सेल द इंटायर इन्वेस्टमेंट फॉर 1500 लाख, बेच रहा है वो 1500 लाख में 90% वो पूरा बेच रहा है। याद करो मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर रिजर्व है उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और पैसा लेके जाएंगे पीनल में। पूरी एंट्री उल्टी हो जाएगी, उल्टी पल्टी हो जाएगी। द नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड आर 1000 एंड एनसीआई, अगर एनसीआई रिकॉर्ड किया तो उसको भी डेबिट करेंगे 100 लाख। मतलब मैं इसकी जनरल एंट्री करूँ, देखो अगर पैसा उसको मिल रहा है ना, पैसा तो उसको मिलेगा क्योंकि वो बेच रहा है, तो कैश डेबिट हो जाएगा। डेबिट होगा ना, कितना उसको बेच रहा है, 1500 लाख का बेच रहा है ना। और सारे नेट एसेट्स वो क्या करेगा, टू कर देगा, क्योंकि जो शुरू जब आप एंट्री खरीदते हो तो आप क्या करते हो, सारे एसेट्स रिकॉर्ड डेबिट करते हो ना, सारे एसेट्स आते हैं, अब जा रहे हैं तो डी रिकग्नाइज करना है तो टू नेट एसेट्स कर दोगे, कितने का, देखो नेट एसेट्स है 1000, है ना। अब एनसीआई को आप क्या करते थे उस समय जब खरीदते थे, तो टू एनसीआई करते थे ना, और तो लेकिन अब यहाँ पे एनसीआई डेबिट करोगे क्योंकि अब इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, यानी आपने पहले फेयर वैल्यू बेसिस पे रिकॉर्ड किया होगा, तो एनसीआई को 100 लाख इसको डेबिट कर लो। Cumulative exchange difference that have arisen during P ownership are gain of 200 लाख, resulting in P foreign currency transaction reserve in respect of S having credit balance of 180 लाख। वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है, मतलब 180 लाख मतलब 200 लाख इसका क्या है, वो फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व है। फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व 200 लाख है, तो ये तो अपना ही शेयर बस रिकॉर्ड करेगा ना। कितना रिकॉर्ड करेगा, 180 लाख। ये क्या करेगा, उस रिजर्व को डेबिट कर देगा, बिल्कुल डेबिट करेगा, क्यों नहीं डेबिट करेगा, एफ सी टी आर, फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व कितना डेबिट कर देगा, 180 लाख। ठीक है। अब जो जो गेन आएगा वो टू पीनल कर देंगे हम लोग, कितना बचेगा देखो सर, 1500 प्लस
280, 1780 माइनस 1000, तो आपका ये हो जाएगा 780। बैलेंसिंग फिगर आप इसको गेन ऑन डिस्पोजल ये एंट्री रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है सर। आपको सर आपने यहाँ 20 ये क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है क्या? सर आप देखिए, देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप परचेज करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो? आप सारे फर्नीचर डेबिट कर दोगे, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर दोगे, हाँ डेटा डेबिट कर दोगे, ठीक है। टू सारे क्रेडिटर जो भी हैं उसको क्रेडिट कर दोगे, ये करते थे। और फिर टू आप क्या करते थे? टू कैश करते थे। फिर आप क्या करते थे? डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस ये आपका गुडविल आता था, बैलेंसिंग फिगर आता था ना, या आपका कैपिटल रिजर्व आता था। यही करते थे आप। तो जब आप सेल करोगे बस मैं कह रहा हूँ कि ये एंट्री सारी उल्टी कर दो ना। अगर मान लो ये फेयर वैल्यू के बेसिस पे अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे टू एनसीआई भी करते हैं आप, बिल्कुल करते हैं। ये प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे चल रहे हो तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेल कर रहे हो तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो प्लांट मशीन डेबिट कर रहे हो इसको आप टू कर दो, टू नेट एसेट्स कर दो। नेट एसेट्स में ये तो सब आ गया, इसका इसका पूरा नेट कर दो सारे एसेट्स का, टू नेट एसेट्स हो गया। कैश आपको देते थे, अब आप कैश मिलेगा बेचोगे तो कैश डेबिट कर दो। एनसीआई रिकॉर्ड किया था आपने तो एनसीआई को भी डेबिट कर दो बस। कोई एक्सचेंज गेन है आपका, मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व है, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको उसको खत्म करना है तो वो क्रेडिट बैलेंस उसका होता है ना, तो आप उसको भी डेबिट कर दो, फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व डेबिट। तो ये मैंने आपको बोला, ये कितने में था बच्चों? ये आपका था 1000 था। हाँ 1000 था ना, हाँ। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला 1500 में बेचा है। एनसीआई आपका कितना है बोला है? एनसीआई आपका 100 है। फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व आपका अपना, आप अपना शेयर देखो ना, क्योंकि आपके बुक्स में कितनी है, मेरी बात समझो। सर एनसीआई तो बुक्स में नहीं, अरे यार एनसीआई बुक्स में थी क्योंकि आपने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था, ठीक है। लेकिन फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व ये तो केवल आप अपना हिस्सा डी रिकॉग्नाइज करोगे ना, बाकी तो अपने लोग अपने यहाँ से करें। तो फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन 180 ऐसे रिकॉर्ड करो तो बाकी क्या हो जाएगा? टू पी एनएल हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कितना? 780। सिंपल था कि नहीं था? बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ। सर उसका भी हम, अरे दूसरे का प्रॉफिट लॉस तुम रिकॉर्ड करोगे क्या? दूसरे का नहीं ना रिकॉर्ड करोगे। सर दूसरे का लॉस नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एनसीआई का बैलेंस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? भाई नेट एसेट जो है, ये देखो क्या लिखा है, द नेट्स ऑफ एस एस एंड एनसीआई, द एनसीआई इन एस 100 लाख। तो अब मुझे एक बार बताओ कि एनसीआई का जो शेयर है वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमने वो रिकॉर्ड किया होगा। सर हम यहाँ ये भी तो मान के चल सकते हैं रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो तो एक अलग केस हो गई देखो। लेकिन यहाँ पे एनसीआई तुमने रिकॉर्ड किया ही था बच्चों। ठीक है चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। आज ये खत्म कर देंगे हम लोग। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो 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 पढ़ो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चलो देखो क्या लिखा है। एंटिटी ए whose फंक्शन करेंसी इज रुपीस, ठीक है, हैज अ फॉरेन ऑपरेशन। एंटिटी बी विद अ यूरो फंक्शन करेंसी, मतलब उसकी कोई फॉरेन फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन में कोई ऑपरेशन है, उसकी फंक्शन करेंसी यूरो है और वो यहाँ की उसकी इंडियन है। एंटिटी बी इशू टू ए परपेचुअल डेप्ट, ठीक है, हैज नो मैच्योरिटी। अच्छा ठीक है, कोई लोन है वो उसको दिया है उसने, और वो उसका लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब वो लेने का कोई इंटेंशन नहीं है, वो परपेचुअल चलता रहेगा। डिनोमिनेटेड इन यूरोस विद एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 6%। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट ले रहा है वो अलग बात है, लोन ले रहा है कि नहीं वापस वो बात है, यूरोस में दिया हुआ है। द परपेचुअल डेट हैज नो इशूअर कॉल ऑप्शन और होल्डर पुट ऑप्शन, कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन नहीं है इसमें कि बेच देंगे खरीद लेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल इज जस्ट एन इनफाइनाइट स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन यूरो, मतलब अंत तक तुम्हें ब्याज देते रहेंगे भाई।
Analyze a consolidated financial instrument whether the perpetual debt can be considered in according with the para 15 of India's 21. A monetary item for which the settlement is neither plan or not foreseeable future. That is part of net investment in B. Yes. P in also foreign equity. Yes कर सकता है वो, क्योंकि देखो इक्विटी में क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका नेचर ही कैपिटल का नेचर हो गया कि एज लाइक दैट उसने क्या दिया है, उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तभी तो वो मांगे कैपिटल। कहाँ ओनर ओनर अपना कैपिटल मांगता है बिजनेस से? नहीं। लेकिन फिर भी वो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, क्यों? क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी माने जाते हैं, बिजनेस अलग मानी जाती है, बिजनेसमैन अलग मानी जाती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस। ये तो सिंपल है यार, ये तो इसमें ये तो आपको बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप होमवर्क ले लो यार, इसमें क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है। सारे एसेट्स लायबिलिटी को क्लोजिंग रेट पे, इनकम एक्सपेंडिचर को एवरेज रेट पे, अनलेस एक्चुअल रेट इज गिवन, शेयर कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन एट हिस्टोरिकल रेट पे। बस सिंपल। अभी देखो, इसको कन्वर्ट करना है, ये यूएसडी है, इसको एल डॉलर में कन्वर्ट करना है, हमें लग रहा है इनटू फंक्शनल करेंसी, हाँ एल डॉलर। अच्छा, फंक्शनल यूएसडी नीड टू ट्रांसलेट, उसको कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये क्लोजिंग रेट में जाएगा, ये क्लोजिंग रेट में जाएगा। ठीक है, इशू कैपिटल है ना। अच्छा, ये तो दिया हुआ है, तो इसको इसको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। पीनल ये आपका एवरेज रेट से जाएगा, ये क्लोजिंग रेट, ये भी क्लोजिंग रेट, सिंपल खत्म। देखो क्लोजिंग रेट आपका कितना है, 1.13, तो ये 1.13, ये भी 1.13। एवरेज रेट कितना है? एवरेज है 1 पॉइंट, ये आपको 1.175 से जाएगा। ठीक है, ओपनिंग से कोई मतलब ही नहीं है, 1.13 1.13 1.13, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे बच्चों? वो बोल रहा है एक एल डॉलर, एक एल डॉलर इज इक्वल टू 1.17। ओ माय गॉड, कौन सा डॉलर है यार। ठीक है, 1.155 यूएसडी है, ये यूएसडी है, मतलब एक। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे बताओ? मतलब एक एल डॉलर, एक लोकल डॉलर देने पे हमें इतने ज्यादा ही उतने मिलते हैं, तो भाई, तो अब तुम मुझे एक बार बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लोकल डॉलर करेंसी जो है वो ज्यादा अच्छी है? अब ये, अब तुम जैसे ये है तुम्हारा 50, ये है ना 50,000, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 50,000 है, 50,000 है ना। तो क्लोजिंग रेट है आपका कितना, 1.13। आप इसे डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ये 1.1, ये आपका क्या है, ये आपका है सर, ये आपका है यूएसडी, यूएसडी है ना, ये आपका डॉलर है। मतलब एक डॉलर अगर होता तो आपको क्या मिलता? आपको एक लोकल करेंसी मिल जाती या ज्यादा मिलती? देखो क्या लिखा है, एक लोकल करेंसी लेने के लिए, एक लोकल डॉलर लेने के लिए तुम्हें 1.22 डॉलर देने पड़ते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि आपकी लोकल करेंसी ज्यादा वो है, स्ट्रांग है। तो आप अगर 1.13 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या लोकल करेंसी ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, तो मुझे बताओ। ये लोकल डॉलर है, बिल्कुल। तो आ जाओ, 50,000, 50,000 आपका क्या था, यूएसडी था ना। फिर हाँ, तो ये मल्टीप्लाई से करेंगे सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? हाँ, मैं सॉरी, माय मिस्टेक सर, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा ही करेंसी मिलनी चाहिए। ओह माय गॉड, मैंने कुछ गलती किया क्या? हम्म। हम्म, मैं कह ही रहा था, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। देखो, किया ना वो डिवाइड, मैं कह ही रहा था, 50,000 डिवाइड बाई 1.13, 44,248। आई एम सॉरी, मैं बता दे रहा हूँ, देखो सुनो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 78 रुपए है ना, वैसे मान लो 80 रुपए मान लेते हैं, 80 रुपए इज इक्वल टू 1 डॉलर है ना, 80 रुपए इज इक्वल टू 1 डॉलर। तो अगर मैं कहूँ कि सर आपके पास 1,000 डॉलर है, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, नंबर ऑफ रुपीस। तो
आप तो सीधा करोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 80, तो सर आपको पता चलेगा 80,000 रुपए मिलेंगे, मिलेंगे ना। अगर यही मैं कहता कि सर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख आपके पास रुपए हैं, अब आप बताइए आपको कितने डॉलर मिलेंगे। तो तुम अब उस केस में क्या करोगे, डिवाइड बाई 80 करोगे ना। तो आपको पता चलेगा कि सर 1 लाख डिवाइड बाई 80 करेंगे तो सर आपको $1250 मिलेंगे। यानी 1250 डॉलर अगर आपके होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 80 करें तो आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा ना। तो अब यही चीज यहाँ हुई। यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, ये यूएस डॉलर में दिया हुआ है, और तुम्हें कन्वर्ट करना है लोकल डॉलर में। यूएस डॉलर है मतलब, तुम खुद सोचो ना, एक एक लोकल डॉलर तुम दोगे, एक लोकल डॉलर तुम दोगे तो तुम्हें कितने यूएसडी मिलेंगे, तुम्हें 1.22 यूएसडी मिलेंगे। मतलब यूएसडी ज्यादा मिलेगा, लोकल डॉलर कम मिलेगा। तो अब 50,000 यूएसडी है, अब 50,000 यूएसडी है, जब तुम इधर से कन्वर्ट करने जाओगे तो तुम्हें कम ही लोकल डॉलर मिलेंगे ना, ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। अरे यार, तुम देखो 1.22 डॉलर देते थे तो तुम्हें एक लोकल डॉलर मिलता था, तो 50,000 लोकल डॉलर दोगे तो तुम्हें 56,500 मिल जाएगा, नहीं ना। सिंपल सी बात है यार। तो इसीलिए डिवाइड करेंगे, जहां भी करना है वो डिवाइड 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 डिवाइड, सब कुछ डिवाइड। देखो 1.13 से डिवाइड, 1.13 से डिवाइड, और ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, और ये 1.175 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बस अब यहाँ पे आ जाना टोटल असेट्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल लाइबिलिटीज, और ये जो डिफरेंस आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 24,376 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो वही फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व, बस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही था। 30,055, ये तो सही है सर, ये बस आप 50,000 और 9,35,000 ये आप कन्वर्ट कर लेना। फिर आप सीधा ये 30,000 और 15,274 लिख लेना। फिर उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाई आपका वन डिवाइड बाई मतलब 1.175, और 8,40,000 है और 47,000 है, बस सीधा। अब ये 871 आ जाएगा, और ये टोटल 847 आ जाएगा, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा सिंपल। 871 682 माइनस 847,306, 24,376 डिफरेंस। टोटल टोटल लायबिलिटी, जो वैल्यू डिफरेंस है वही फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व आ जाएगा, और जिधर आएगा वो पे आपका बैलेंस ही है वो, मतलब इक्विटी में ही रिजर्व जाता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ, वो भी गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। पढ़ो, पानी पी लेता हूँ मैं। पढ़ लो पढ़ लो। हम्म 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 हम्म। पढ़ाऊँ मैं, चलो देखो क्या लिखा है। 30 जनवरी को ए लिमिटेड परचेज मशीन फॉर $5,000 फ्रॉम यूएसए सप्लायर। अच्छा ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, उधारी में खरीदा है उसने $5,000 का। ए लिमिटेड फंक्शन करेंसी इज रुपी, उसकी यहाँ की इंडियन करेंसी है। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 60 रुपये, मतलब उसने कितने का खरीदा है, अगर मैं कहूँ कि $5,000 है मल्टीप्लाई बाई 60 रुपये, तो इसमें इंडियन करेंसी कितने होगी, 3 लाख रुपए का इसने खरीदा है। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिटरमाइंड ऑन 31 मार्च 2021 5500। अच्छा, अब वो बोल ये कब खरीदा है उसने, कब खरीदा है इसने, 30 जनवरी को इसने खरीदा था। सर इसने कब खरीदा था, इसने 30 जनवरी को खरीदा था।
ओ भाई, क्या हो जाता है तुमको? क्या हो जाता है यार? अभी तो मैंने बैटरी बदली है इसकी। सर ये 30 जनवरी को खरीदा है सर, ये कब खरीदा है? अरे, 30 जनवरी को खरीदा है। अब मुझे एक बार बताओ, अब आ जाते हैं हम 31 मार्च को। 31 मार्च, कब आ गए हम? 31, 31 मार्च को। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन, जो फेयर वैल्यू हो गई वो हो गई हमारी $5500। फेयर वैल्यू हमारी कितनी हो गई? $5500 हो गई। हो गई ना? और उस दिन की क्लोजिंग रेट कितनी है? उस दिन की क्लोजिंग रेट है वो आपका 65 है। यार मुझे क्यों ये सब परेशान कर देते हैं यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता। $65 है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, अगर अगर हम किसको 31 मार्च को वैल्यू करते हैं? मॉनेटरी आइटम को। यानी जब ये खरीदा होगा तो इसने एंट्री क्या किया होगा? उसने एंट्री किया होगा सर मशीन डेबिट, सर इसने एंट्री किया होगा एक मशीन डेबिट टू फॉरेन करेंसी, यार, टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर, किया होगा ना? कितने का किया होगा? सर ये 3 लाख का किया होगा। किया होगा ना? 3 लाख, 3 लाख। इज इट? अरे यार, ये इसकी बैटरी, यार अभी मैंने नहीं लगाई है यार। क्या हो गया है इसको पता नहीं। गिव मी मिनट। उल्टा लग गया लग रहा 3 लाख का। फिर उसके बाद, जब ये तो हो गई सर, कब की? ये आपकी हो गई 30 जनवरी की। ठीक है, अब आते हैं हम 31 मार्च को। 31 मार्च को जो आपको पैसा उधारी पे आपने लिया हुआ है, वो रेट हो गया कितना? 60 से वो रेट हो गया 65। तो तुम एक बार बताओ, पहले 60 रुपए देते थे तो $1 मिल जाता था ना, $1। लेकिन अब 65 रुपए दोगे तो $1 मिलेगा, यानी कि ₹5 का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सर आपको लिए क्या एंट्री करोगे? आप एक्सचेंज लॉस डेबिट करोगे, टू फॉरेन करेंसी क्रेडिटर करोगे। करोगे, बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? तो सर ये कैसे निकलेगा? सर आपकी कितनी कितनी डॉलर थी? $5000 की थी आपकी। $5000 मल्टीप्लाई बाई 65 - 60, तो सर कितने का आपका रुपया का लॉस हो गया? सर 25,000 रुपए का आपका, 25K का आपका लॉस हो गया। 25,000 रुपए का। ठीक है, अभी मॉनेटरी आइटम की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी आइटम की बात अगर मैं देखूं, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। द पेमेंट टू ओवरसीज सप्लायर दोनों ने 31 मार्च 2002, 1 साल बाद और पे हुआ, 1.5 साल बाद। मतलब खरीदा है एक 30 जनवरी 2001 को, फिर उसके बाद 31 मार्च आया, फिर उसके बाद मतलब 31 मार्च 2001 आया, फिर 31 मार्च 2002 आया, तो 2002 को पेमेंट कर दिया। और उस दिन था आपका 67, मतलब रेट रेट 65 से चल के और कब कितना हो गया? 67, मतलब और $2 का लॉस हो गया उसको। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन रिमेन अनचेंज फॉर द ईयर 31 मार्च 2002, मतलब जी 31 मार्च को जो ये 5500 रुपये हुआ है वो चेंज नहीं हुआ है, वो उतना ही है। टैक्स रेट 30% है। रिवैल्यूएशन मॉडल वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जनरल एंट्री अप्लाई करिए। अब मुझे एक बार बताओ, जब रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किए हो भाई, तो आपको क्या होगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाएगा? वो सीआई से जाएगा। तो अब देखो, अब उसको 31 पड़ेगी। सर हम लोग मशीन डेबिट करेंगे, मशीन डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व थ्रू
OCI। सर ये कैसे पता चलेगा? आ जाओ। सर आपने कितने का खरीदा था? $5,000 का खरीदा था, मल्टीप्लाई भी कितना 60 की रेट से, सर ये आपका कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया ना। अब ये मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? $5,500 हो गई मल्टीप्लाई भी कितने की रेट से? 65 की रेट से। तो सर अब तो रेट उतनी है ना, तो मल्टीप्लाई भी 65 डायरेक्ट लो ना, 3,57,500 है ना। तो आपका एक्सचेंज गेन कितने का हुआ? 57,500 का आपका क्या हो गया? गेन हो गया 57,500। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखना चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। आ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ। देखो, आपका मशीन कितने से गेन हुआ है? मशीन आपका 55, मतलब 5,000 से आपका कितना हो गया है? 5500 हुआ है ना। वही सेम 60 की रेट से ले लो, यानी सर 500 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो गया सर? 30,000 हो गया। अब अभी अभी रेट 65 है। अब ये कितने डॉलर पे आपको गेन निकालना है? देखो, $500 है, ठीक है। मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5,000 से 5,500 डॉलर हो गया। तो ये तो $500 मशीन की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो वो ले लो। पूरे 5,000 पे, पूरे 5,000 पे बच्चों, अगर मैं कहूँ पूरे 5,000 पे 5 रुपए का गेन भी हुआ है। सर मैं समझा नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सर 5 रुपए का गेन हुआ है ना हमारे कितने पे? 5 रुपए का गेन हम कितने पे निकालेंगे? पूरे 5500 पे निकालेंगे, तो 27,500 आ गया ना। 57,500। सर समझ में आया कि नहीं? सर ये जो 5 रुपए का गेन हुआ है वो कैसे आया सर? 65 माइनस जब हम 60 करेंगे, तो हमारा ये 5 रुपए का गेन तो हुआ है, और ये कितने पे गेन हुआ है? ये पूरे 5500 पे गेन हुआ है हमारा। क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, अब तो वो करेंसी हमारी कितनी हो गई? 5500 हो गई ना। तो 5500 वो भी गेन हुआ, तो सर हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा हो गया 27,500। तो आप टोटल करिएगा तो देखो आपको कितना देगा? 57,500। तो ये, अब तुम एक बात और बोलो, तुमने इंडेस 12 पढ़ा हुआ है, मैं ये मान मतलब AS22 आपने पढ़ा हुआ है। तो उसमें जब मशीन की वैल्यू बढ़ती है बच्चों, जब उसमें मशीन की वैल्यू बढ़ती है, यार इसका लीड लगता है मुझे कुछ डैमेज हुआ है, ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं। जब उसमें मशीन की वैल्यू बढ़ती है तो आप डेप्रिसिएशन भी आप देखोगे बढ़ेगा। तो अगर डेप्रिशिएशन, मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन तो बढ़ेगा ही। तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा अलाउ हो रहा है, तो याद रखना फ्यूचर में वो टाइमिंग डिफरेंस है, रिवर्सिबल है, तो वो फ्यूचर में कम अलाउ होगा। तो जब फ्यूचर में कम अलाउ होगा तो इसके लिए आपको लायबिलिटी बना के रखना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम डीटीएल बनाते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? डीटीएल बनाएंगे। डीटीएल की एंट्री क्या करेंगे सर? डीटीएल की एंट्री बिल्कुल सर ओसीआई डेबिट कर देंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशन रिजर्व जहाँ से वहीं से डीटीएल बनेगा, टू डीटीएल। सर ये कैसे निकलेगा सर? 57,500 मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट कितना था? 30%। तो ये सीधा 30% की रेट से बन जाएगा, क्योंकि उतने से जितने से बढ़ रही है उतने से ही हम लेंगे। ठीक है, 17,250, 17,250, 17,250, ठीक है। ये वो हो गया। फिर उसके बाद आ जाओ, फिर उसके बाद आते हैं सर 31 मार्च 2002 को। सर 31 मार्च 2002 को क्या मशीन की वैल्यू में कोई चेंजेस हुआ है? सर मशीन की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। हम किस में चेंजेस करेंगे? हम केवल और केवल चेंजेस करेंगे आपके पेबल में चेंजेस करेंगे। ठीक है, वो आपको एक्सचेंज लॉस, तो सर एक्सचेंज लॉस डेबिट टू क्रेडिटर बिल्कुल होगा। सर कितने का? सर आपका आपने 55 तक पहुंचा ही दिया है, पैसे तो पहले ही दिया है, अब 2 रुपए का और 67 हो गया है ना। 67, 2 रुपए का और लॉस हो जाएगा, तो सर ये आपको कितना हो जाएगा? 10,000। सर ये कैसे आएगा सर? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2। सर अब एक और एंट्री हो जाएगा सर, ये पी अब पे हो जाएगा सर, क्रेडिटर डेबिट टू कैश हो जाएगा ना। सर ये कैसे? सर आपको कितना पे करना है? सर आपको $5,000 पे करना है, मल्टीप्लाई बाई कितने की? $5,000 ही पे करना है, मल्टीप्लाई बाई कितने? 67 की रेट से। ठीक है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 67, तो 3,35,000 रुपये आप पे कर दोगे उसको। खेल खत्म। ठीक है बच्चों। हम्म। एक बच्चों, एक यहाँ पे आप रिवॉल्यूशन करते जा रहे हो ना, तो आप एक्सचेंज गेन भी एक आ जाएगा, एक्सचेंज गेन भी आप रिकॉर्ड करेंगे। सर कैसा एक्सचेंज गेन? सर मशीन डेबिट, यार ये तो परेशान कर दिया यार मुझे, यार मुझे पता नहीं था ना इसका दिक्कत है। मशीन डेबिट टू आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व थ्रू
OCI सर ये कैसे निकलेगा? सर आपकी मशीन अब कितने की हो गई? 5500 की हो गई है। हाँ सर आपका रेट कितना हो गया? सर आपका रेट बढ़ा है, मल्टीप्लाई बाई 67 माइनस 65, तो सर आपका कितना हो गया? सर आपका 2, यानी कि 5500 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपये, सर आपका 11,000। सर आप रिवॉल्यूशन मॉडल पे चल रहे हो इसलिए आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और साथ में एक और DTL भी बनाना पड़ेगा सेम डेट पे। तो सर रिवॉल्यूशन रिजर्व आप डेबिट करोगे टू, आप DTL बनाओगे, और क्योंकि मशीन की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है कितना, 30%, तो 11,000 का 30% कितना हो जाएगा सर? 3300 रुपये का DTL बनेगा सर। सर 11,000 का 30%। ठीक है बच्चों, सही है। आज जो देख लेते हैं, 11,000 का आपका रिवॉल्यूशन रिजर्व, 3300 का आपका DTL, और यहाँ DTL आपका 17,250 का। समझ में आ रहा है? सर हमें ये समझ में नहीं आया कि आप ये गेन क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर मशीन की वैल्यू क्यों बढ़ा रहे हैं बच्चों? क्योंकि वो रिवॉल्यूशन मॉडल क्वेश्चन में ही पहले बोला था आपका, ठीक है, रिवॉल्यूशन मेथड अपनाती है, तो जब रिवॉल्यूशन मेथड अपना रहा है तो वो क्या करेगा भाई? वो तो आप रिवैल्यू करेगा ही करेगा ना। बिल्कुल। ये इंड एस 21 के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये इंड एस 16 के अकॉर्डिंग हो रहा है सर। तो उसको तो इंडियन रुपीज में वैल्यू करनी चाहिए थी। देखो इंडियन रुपीज वैल्यू करनी चाहिए थी, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, वो पूरा फॉरेन एक्सचेंज पे ही उसका पूरा असेट्स बेस्ड और क्रेडिट पे भी है, तो जो भी असेट्स है वो उसको सेम ट्रीटमेंट करेगा, तो इसीलिए उसको वैल्यू करना पड़ रहा है। आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद मैं और कराता हूँ क्वेश्चन इसके बाद, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सिंपल है बच्चों, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो 1 जनवरी को क्या किया है, इसने परचेज किया है 2 लाख की मशीनरी को। द फंक्शन करेंसी ऑफ पी लिमिटेड इज रुपीज। अच्छा, 2 लाख डॉलर में खरीदा है और इसने रुपीज में। एट दैट डेट एक्सचेंज रेट हुआ 68। पी लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर दिस परचेज अंटिल 31 जून। 30 जून तक उसको कोई परचेज का पेमेंट नहीं देना है। रुपी स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर इन द 3 मंथ फॉलोइंग परचेज बाय द 31 मार्च, 31 मार्च वो 65 हो गया। अब एक बार बताओ, 68 डॉलर पे खरीदा था, अब वो कितना हो गया? 65 हो गया। मतलब जब वो उसको पे करना पड़ेगा तो वो 1 डॉलर लेने के लिए उस समय 68 रुपए देने पड़ते थे, अब उसको 65 रुपए ही देने पड़ेंगे, तो भाई तो यहाँ तो गेन हो गया। P Limited feel that exchange fluctuation would not affect the financial statement because P Limited has an assets and liability denominated in rupees which was initially the same amount। अच्छा, वो बोल रहा है कि हमने सारा कुछ रुपीस में रिकॉर्ड किया तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्यों नहीं पड़ेगा? तुमने जो लिया है उसको तो 2 लाख डॉलर देने हैं ना। अब 2 लाख डॉलर देने हैं तो तुम्हें तो रुपीस को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो कन्वर्ट कराने में तुम्हें 2 लाख, मतलब यहाँ सामने यार 3 3 रुपए के हिसाब से तुम्हें गेन हो जाएगा। मतलब जितना भी 2 लाख मल्टीप्लाई में 3 रुपए हो जाता है, 2 लाख डॉलर है वो, ठीक है, 3 रुपए का गेन हो गया है तुम्हें, ठीक है। He also felt a machine depreciate over 4 years so that future in would not be same। उसका मतलब है यार, एग्जामिन द इम्पैक्ट होगा ही, P&L में जाएगा ही, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा उसका सोच जो है वो गलत है, वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? He also felt that P Limited depreciate this machine over 4 years, so the future year end amount would not be same। अरे तुम 4 साल में उसको डेप्रिशिएट करो ना, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन जनवरी से लेके मार्च तक तो 3 महीने हुए ना, तो 3 महीने का तो डेप्रिशिएशन तुम लगाओगे ही लगाओगे, तो सिंपल है यार, उसमें कुछ करना ही नहीं है। पहली एंट्री अगर आप देखोगे, पहली एंट्री कितने पे करोगे सर? 2 लाख है ना, अभी लैक्स में कर रहे हैं, 2 लाख डॉलर है, मल्टीप्लाई पे उस दिन कितना था? 68, तो सर ये हो जाएगा 2 8 16 2 6 12 और 31 36 लैक्स पे हो जाएगा, ठीक है।
ये आपकी मशीन। फिर उसके बाद अब आपको क्या हो जाएगा, अब आपको एक्सचेंज गेन हो जाएगा ना, कितने से, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई सर 68 माइनस 65, गेन हो जाएगा। सर आपका कितना हो जाएगा, 6 लाख का, 6 लाख का गेन हो जाएगा। फिर आप डिप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करोगे, डिप्रिसिएशन कितने पे सर, 136 लाख है ना, हाँ ये वैल्यू है। अब इसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे, डिवाइड बाई 4 ईयर्स, है ना, तो आपका 1 साल का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 4 3 जा, सर ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब ये 34 जो आया वो डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने, 3 महीने के लिए। तो सर 136 डिवाइड बाई 4, 34, 34 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, सर आपका हो जाएगा 8.50। डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल। देखो, और वो गेन कितना था, गेन आया ना 6 लाख का, गेन रिकॉर्ड कर लेंगे। 6 लाख का गेन है, ये पीनल में चला जाएगा। 1 करोड़ 36 लाख का हमने क्या है, हमारा वो सेल रिकॉर्ड, हमारा परचेज रिकॉर्ड हो जाएगा, मशीन की वैल्यू। और 8,50,000 हमारा डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा। और 1 करोड़ 36 लाख में हम क्या करेंगे, वो माइनस कर लेंगे, तो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सिंपल था, कुछ करना नहीं था इसमें बच्चों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गुड क्वेश्चन। याद रखना, जो मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा था ना, वो होता है छोटा, लेकिन आप उसमें गलतियां कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। बस बस खत्म ही है। देख लेता हूँ मैं कहाँ तक हम लोग की क्लास पहुंची है। हम्म, सही है। चलो आ जाओ, फटाफट सारे क्वेश्चन करके हटाते हैं यार, बहुत स्लो स्लो हम लोग चल रहे हैं। आ जाओ, देखो क्या लिखा है ये लिखा है सर, सप्लायर ए लिमिटेड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर बी ऑन 1 जनवरी 2002 डिलीवर गुड इन एक्सचेंज फॉर टोटल कंसिडरेशन ऑफ 50 मिलियन। देखो बच्चों, यहाँ पे ना रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर का थोड़ा सा खेल है, तो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या किया है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई तुम्हें 50 मिलियन का सामान जो है तुम्हें क्या करना है, डिलीवर करना है। इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। और रिसीव एन एडवांस अपफ्रंट पेमेंट ऑफ 20 मिलियन ऑन दिस डेट। द फंक्शनल करेंसी ऑफ द सप्लायर इज रुपीज, द गुड्स आर, मतलब जो सप्लाई करेगा वो रुपीज में है, गुड्स आर डिलीवर्ड एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 31 मार्च 2002। यूएसडी 30 मिलियन रिसीव ऑन 1 अप्रैल 2002 को इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। देखो वो किया है 1 जनवरी को किया है ना उसने, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2002 को उसने किया है कॉन्ट्रैक्ट, और उसी दिन उसने क्या किया, 20 मिलियन उसने ले लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो अब ये जो 20 मिलियन ले लिया है, उस दिन ये एंट्री क्या करेगा, ये कैश अकाउंट डेबिट करेगा ना। 20 मिलियन जो भी उस दिन का रेट हो, 20 मिलियन उस दिन का रेट कितना है, 1 जनवरी को 72 रुपए है। 20 मल्टीप्लाई में 72, तो सर 0 2 2 जा 4 2 7 जा 14, 14 ये क्या करेगा, मिलियन, ये आपका मिलियन हो गया। ये रिकॉर्ड करेगा ना, तो ये क्या लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, ये कुछ तो लिखेगा ना उस दिन लिखेगा टू कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, मतलब इसको ये, अब अगर ये इसने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको तो वो पैसा वापस करना ही पड़ेगा ना, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी करेगा। और जब ये, ठीक है, और जब ये, कब ये कर रहा है, ये आपको गुड्स आर डिलीवर हो गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 31 मार्च 2002 को हो गया। तो जब 31 मार्च 2002 को रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, तो ये एंट्री क्या करेगा, अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को डेबिट कर देगा, टू रेवेन्यू कर देगा। तो सेम अमाउंट पे यहाँ पे कोई एक्सचेंज गेन इस पे नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सर यहाँ पे केवल एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उससे आप जो है, ऐसा नहीं कि आप उसको सेल रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो उसको सीधा तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। कितना, 30 मिलियन, तो 30 मिलियन उस दिन की रेट के हिसाब से, 31 मार्च को रेट कितना है, 31 मार्च को रेट 75 रुपए, तो अब ये 75 के हिसाब से जाएगा, 225 मिलियन, 2250 मिलियन। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं आएगी, ठीक है। देखो, 30 मिलियन 75 की रेट से, 20 मिलियन 72 की रेट से, सिंपल। क्योंकि यहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है। देखो कैश, जब आपका मॉनेटरी एसेट्स होता ना, तब जाके वो वैल्यू हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो स्टॉक है, स्टॉक तो नॉन मॉनेटरी आइटम हो गया, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो उस दिन क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है, ये क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, बताओ। कि भाई तुमने 20 लाख ले, 20 मिलियन ले लिया है, अब उस 20 मिलियन को तुम्हें रेवेन्यू पे उसको रिकॉर्ड करना है। तो अब क्या 31 मार्च को वो पैसा तो तुम्हें मिल ही चुका है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल और पेबल होता तो ना हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये तो मिल ही चुका है ना यार, तो कहाँ से हम उसका एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड करेंगे, नहीं।
चलो 7वां क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। ग्लोबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड 30 सितंबर 2001 को 70% ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ मार्केट, 70% शेयर उसका खरीद रहा है। एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी इन जर्मनी। ठीक है। द फंक्शन करेंसी ऑफ ग्लोबल लिमिटेड इज रुपीज एंड फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2002। ग्लोबल लिमिटेड ने खरीदा है 70%। ठीक है, जर्मनी की कंपनी का स्टेक। द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स इज 23 मिलियन। ठीक है। पीसी दिया है 17.5 मिलियन। यूरो, सब यूरो में है, यूरो यूरो यूरो। एक्सचेंज रेट उस दिन था 30 सितंबर को, 30 सितंबर को ही खरीदा है 82, और 31 मार्च को दिया हुआ है 84। ठीक है। गुडविल कैसे रिकॉर्ड होगा वो बताइए 31 मार्च 2002 को, व्हेन एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, तो हमको क्या, हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। कैसे गुडविल रिकॉर्ड होगा, आ जाओ कर देते हैं। तो सर सर आप फेयर वैल्यू कितने पे रिकॉर्ड करोगे, जिस दिन आप खरीदे हो, आपने कितने को खरीदा है 23 मिलियन का, तो सर आप नेट एसेट्स डेबिट करोगे ना, नेट एसेट्स। सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने का है, 23 मिलियन यूरो। तो यानी 23 मिलियन मल्टीप्लाई बाई कितना सर, हम्म, उस दिन कितना था 30 सितंबर को 82, मल्टीप्लाई बाई 82 कर देंगे। फिर उसके बाद टू, टू भी करेंगे सर। कितने का दिया हुआ है, पीसी 7.5, टू कैश करेंगे, कितना 17.5 मल्टीप्लाई बाई 82, बिल्कुल करेंगे सर। हाँ 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 हाँ। सर ये फेयर वैल्यू लिखा हुआ है, तो यानी सर एनसीआई भी रिकॉर्ड करेंगे, एनसीआई रिकॉर्ड कर, एनसीआई को भूलना नहीं बच्चों। ठीक है, टू एनसीआई। अब एनसीआई कैसे रिकॉर्ड होगा, देखो कितने परसेंट खरीदा है 70%, तो एनसीआई तो 30% होगा। अब 30% किस में होगा, इसी फेयर वैल्यू में ही 30% होगा। तो सर 23 मल्टीप्लाई बाई 82 कर लो, तो फेयर वैल्यू हो गया 1886 हो गया। अब 1886 का हम 30% निकाल लेंगे, है ना, तो आपका एनसीआई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 30%। तो सर कितना हो गया, सो ये हो गया आपका, सर ये हो गया आपका 565.8 हो गया ना। और ये आपका कितना हो जाएगा 17.5 मिलियन, 17.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई 82। सर ये हो जाएगा आपका 1435। सर आपका क्या हो गया, 1435 प्लस 565.80 माइनस 1886। सर आपका गुडविल कितना आ गया, सर आपका गुडविल आपका डेबिट हो जाएगा 114.8। अच्छा देख लीजिए सर, हम लोग का गुडविल कुछ और आ रहा है, क्यों कुछ और आ रहा है बच्चों, आ जाओ देख लेते हैं। सर कुछ तो हम लोगों ने लफड़ा कर दिया क्या, 23 मिलियन, 1.4 मिलियन, वो यूरो है ना, 1.4 मल्टीप्लाई बाई कितना 82, 1.4, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 82। सर हमारा भी वही आ रहा है, सर आपका 114.8। सही है, हमारा भी वही है, इसका भी 1.4 मिलियन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 82 से, तो आपका 114.8 आ जाएगा। सिंपल था, इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, बस आपको ये करना है कि 31 मार्च को जो वैल्यू करना है, तो 31 मार्च को ये क्लोजिंग रेट पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग रेट क्या है आपका, ये आपका कब था, ये आपका कब था, ये हम लोग एंट्री जो इसकी कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे थे वो 30 सितंबर को कर रहे थे। तो बस 30 सितंबर, 31 मार्च के बाद जो आपकी गुडविल हो जाएगी बच्चों, वो आपकी वैल्यू होगी कितने पे, क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होगी। तो यानी आपका ये कितना डॉलर, अगर मैं इसको यूरो में करना चाहूँ तो सब चीज़ यूरो में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये आपका कैश आपने 17.5 मिलियन दिया हुआ है। एनसीआई अगर मैं देखूँ तो 23 का 30% कर लो, 23 का 30%, तो सर आपका ये हो जाएगा 6.9 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 20, तो 6.9 प्लस 17.5 माइनस 23, तो सर ये आपका ये जो 1.4 आया है, बस इसी को आपको क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करना है। तो 1.4 मल्टीप्लाई पे क्लोजिंग रेट आपका कितना है बच्चों, क्लोजिंग रेट आपका है 84। तो बस आप इसको इस पे क्लोजिंग रेट पे वैल्यू कर लीजिए, बस 117.6। बस वैसे इसीलिए कह रहा था, और कुछ नहीं। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मार्क लिमिटेड सोल्ड गुड कॉस्टिंग 2.4 मिलियन टू ईरो टू ग्लोबल लिमिटेड, 2.4 मिलियन ईरो टू ग्लोबल लिमिटेड पर 4.2 मिलियन, अच्छा, ईरो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन ये द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट परचेज बाय ग्लोबल लिमिटेड वाज 83 रुपीस ईरो। अच्छा, और 31 मार्च 2002 को 84 रुपए। द इंटर ग्रुप परचेज फॉर मार्केट में अनसोल्ड, जितना भी पैसा बेचा है वो पूरा अनसोल्ड है।
अरे यार सिंपल है ना यार, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको बस वो अन प्रॉफिट एलिमिनेट करना है जो स्टॉक में रह गई है। अब तो मुझे एक बार बताओ, 2.4 मिलियन का उसने 4.2 मिलियन में बेचा है, यानी कितना प्रॉफिट उसने रखा है, तो 4.2 माइनस 2.4 कर लो, कितना बचेगा? 4.2 माइनस 2.4 तो 1.8, है ना, जिस दिन बेचा था। हम्म, तो एक्सचेंज रेट ऑन डेट ऑफ परचेज 83 था ना, तो मल्टीप्लाई बाई 83 कर लेते हैं। बस हम उसको क्या करेंगे, हम उसको इग्नोर कर, मतलब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 2.4 मिलियन यूरो था, 4.2 मिलियन का बेचा है, और उस दिन था 83, तो सही है। 1.8 मल्टीप्लाई बाई 83, तो सर आपका 149.4 को आप क्या करोगे, स्टॉक हटा दोगे, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट को आप हटा दोगे, सिंपल था। कुछ करना था बच्चों? नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो जो मैं अच्छा क्वेश्चन कह रहा हूँ उसको आप जरूर से देखना, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है। आ जाओ देखते हैं, कर लें तुरंत। 1 अप्रैल 2001 को मेकर लिमिटेड रेज ए लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर उससे लोन लिया हुआ है। द इन्वेस्टर सब्सक्राइब फॉर 6 मिलियन फॉरेन करेंसी लोन, मतलब जो उसका इंस्ट्रूमेंट था, इन्वेस्टर ने खरीद लिया, 6 मिलियन का लोन उसको मिल गया। मतलब उसको डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट जो भी मिला होगा इन्वेस्टर को, अरे यार इन्वेस्टर शेयर वगैरह डिप में होता है ना, पैसा शेयर लेते हैं, पैसा देते हैं, तो उसी तरह डिबेंचर लिया होगा, पैसा दिया होगा कंपनी को। 6 लाख फॉरेन करेंसी गेन, इट इनकर्ड इंक्रीमेंटल इशू कॉस्ट ऑफ फॉरेन करेंसी गेन। अब उसको ब्रोकरेज वगैरह कहीं देना पड़ा होगा, तो इसको 6 मिलियन नहीं बचा, इसको कितना, 2 लाख फॉरेन करेंसी गेन खर्च हो गए। तो इसको तो नेट बचा होगा 58 मिलियन। याद करो मैंने आपको कुछ बताया था, क्या बताया था? एक्सचेंज डिफरेंस इंडेक्स 23 बताया था, तो हमारी नेट प्रोसेसिंग में कमी हो जाती है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। 6 लाख फॉरेन करेंसी लोन आपको पेबल है हर साल, तो भाई 10% तो वो देगा ही, 6 मिलियन का 10%, 6 लाख है। 31 मार्च 2002 से लोन इज रीपेबल इन फॉरेन करेंसी, इन में ही देना है आपको 31 मार्च 2007 तक, ठीक है। एट अ प्रीमियम एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट एनुअल रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 12%, यानी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रेट सबका दिया हुआ है, 1 अप्रैल को इतना, 31 मार्च को इतना, और एवरेज रेट इतना। तो मुझे एक बार बताओ ये सारा चीज कैसे होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। आपने कितने का लोन लिया है, फॉरेन करेंसी लोन आपने लिया हुआ है बस 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख, 1 2 3 4 5 6, ये फॉरेन करेंसी है, FCY है, ठीक है। फॉरेन करेंसी येन में लिया हुआ है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में। अब आपका इसमें से तो आपका ये वो हो गया ना, कम मतलब एक्सपेंस हो गया 2 लाख का, 2 लाख का तो आपका खर्च ही हो गया। तो आपका बैलेंस बचा कितना आपके पास? आपके पास बचा है केवल 58 लाख रुपीज, इतना बचा है ना। अब आपको हर साल इंटरेस्ट कितना पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है आपको कितना, 6 लाख, फॉरेन करेंसी येन पे करना है ना, फॉरेन करेंसी येन, हाँ बिल्कुल पे करना है। इंटरेस्ट किस रेट से आप पे करोगे, देखो मैंने जो भी बताया था पीएनएल वाली चीजें, एक्चुअल रेट पे अगर एक्चुअल रेट नहीं दिया हुआ तो एवरेज रेट से, तो ये जाएगा आपका एवरेज रेट से, ठीक है। सर लोन आपका किस रेट से जाएगा? सर आपका ये जो लोन है ये आपका जाएगा क्लोजिंग रेट, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटी किस पे जाते हैं, क्लोजिंग रेट पे जाते हैं। अब मुझे एक बार बताओ, ये जो इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे फॉरेन करेंसी लोन पे, आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना 12%, वो किस पे चार्ज करोगे? वो तो 58 लाख पे चार्ज करोगे। सर आप क्या कह रहे हो? देखो, सर आप ओपनिंग बैलेंस लेते हो, बिल्कुल। सर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, बिल्कुल करते हैं। सर आप इंटरेस्ट पे भी करोगे, एक्चुअल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे, ठीक है, फिर आपका आता है क्लोजिंग बैलेंस, बिल्कुल आता है। ओपनिंग कितना हो जाएगा आपका, 58 लाख हो जाएगा। अब इसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज करोगे सर, 12%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, 12%। तो आपका हो गया 6,96,000, ठीक है। अभी फॉरेन करेंसी येन में ही चल रहा है। इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना पे करना है, 6 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों, सही चल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो सर आपका हो जाएगा 58,96,000 ये, ठीक है। और यही बैलेंस हमारा चलता आएगा। अब 58,96,000 ये आया। अब देखो मुझे मुझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। अब देखो ये लोन किस दिन लिया था इसने, अच्छा 1 अप्रैल को लिया था। तो देखो ये आपका किस रेट से जाएगा, ये आपका ओपनिंग रेट से जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये इंटरेस्ट जो पे हो रहा है, और जो इंटरेस्ट चार्ज, ये इंटरेस्ट जो पे हो रहा है ये तो आपका क्लोजिंग रेट से ही जाएगा बच्चों, ये आपका क्लोजिंग रेट से ही जाएगा ना। क्लोजिंग में ही पे करोगे तो क्लोजिंग रेट से ही जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज करो ये आपका एवरेज रेट से जाएगा, है ना। और ये क्लोजिंग, ये आपका क्लोजिंग रेट से रहेगा रहेगा ना। तो आ जाओ मैं बता रहा हूँ,
मुझे आपको कराना क्या है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। 2.5, 2.75 और 2.42। तो सर ये 2.5 की रेट से जाएगा, और ये आपका 2.75, 2.75 और 2.42 जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा सर। तो देखो तुम्हारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस भी आएगा, बिल्कुल डिफरेंस क्यों अरे डिफरेंस नहीं आएगा। देखो, सबसे पहले तुम एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट करोगे ना, तुम लोन लोन लोगे, कितने का लोन लोगे सर? अब 58,96,000 आप इसमें क्या करेंगे, 58, सॉरी 58 लाख है, मल्टीप्लाई आप इसे क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सर आपका हो जाएगा 1,45,00,000। तो ये 1.45 लाख आप कर लोगे। ठीक है, आपने ये लोन लिया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे सर, इंटरेस्ट डेबिट टू लोन करोगे ना, कितना, ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ, 58 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5। ठीक है। फिर इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना, 6,96,000 मल्टीप्लाई बाई 2.42। ठीक है, 6,96,000 मल्टीप्लाई बाई 2.42, तो सर कितना आ गया, ये आपका 16,84,320। ठीक है, और ये 1,45,00,000 था क्या, उसको भी पूरा 1,45,00,000 लिख देते हैं। ठीक है, 1,45,00,000, 16,84,320। ठीक है। अब अब उसके बाद बच्चों आप पे भी करोगे इंटरेस्ट, तो सर इंटरेस्ट पे करोगे, तो सर आपका इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा सर? सर आप इंटरेस्ट पे कर दो, तो सर लोन अकाउंट डेबिट, उसमें से बैलेंस कम हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट आप पे करो ना कितना, सर पे करोगे तो आप कितने की रेट से, 2.75 की रेट से, यानी कि 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.75। सर ये कितना हो जाएगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.75। सर ये आपको हो जाएगा 1,65,00,000, ये आप पे कर दोगे। 16,50,000, सॉरी माई मिस्टेक, 16,50,000। ठीक है। अब देखो, अब जब मैं एक वो बनाऊंगा आपके लिए लोन अकाउंट, जब मैं बनाऊंगा, देखो ध्यान से देखो, जो मैं बनाने जा रहा हूँ लोन अकाउंट में बनाऊंगा, लोन अकाउंट में बनाऊंगा, यहाँ मैंने लिखा क्या, बाई बैंक, लिखा बाई बैंक, आपके पास कितना आया, 1,45,00,000 आया। इसके बाद आपने बाई इंटरेस्ट, आपने इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितना, 12%, कितना, 1,45,00,000 पे 12% आप चार्ज कर लो, कितना रुपया में ले लो, ये इंटरेस्ट ये जो चार्ज किया है कितना आया है यार, कहाँ गया, 16,84,320 टू कैश, इंटरेस्ट पे भी करोगे कितना, आपका 16,50,000। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ना, ये बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी आपका दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है सर, ये 58,96,000 जो है, ये मल्टीप्लाई बाई क्लोजिंग रेट डेट इज 2.75 की रेट से कितना हो जाएगा सर, 58,96 मल्टीप्लाई बाई 2.75, तो सर ये आपको हो जाएगा 1,62,14,00,000। ठीक है। अब इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, 1,62,14,00,000 प्लस 16,50,000, 1,78,64,000, ये आ गया 1,78,64,000। ठीक है, और इधर का इधर इसमें माइनस कर लो, 1,45,00,000 ये माइनस कर लो। ठीक है, माइनस 16,84,320 ये माइनस कर लो, तो सर ये आपका कितना आ गया, बाई पीएनएल बैलेंसिंग फिगर सर, 16,79,680। बस, सिंपल। अब ये टोटल जो रहेगा वो 17,86,000, 1,78,64,000। बस यही 1,16,79,670 ये आपको बताना था मुझे, 16,79,680 कैसे आया, बस वो आपका जो आपका यही पीनल, ये जो आया ना, ये आपका पीनल नहीं, एक तरीके से आपका क्या है, वही है, एक्सचेंज गेन, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से। समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे, मस्त क्वेश्चन था ना? हम्म। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था, मुझे ये बताओ। सर नेट प्रोसीडिंग में कमी आ गई, बस नेट प्रोसीडिंग में कमी आ गई, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, बस यही था। देखो आप, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊं, इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, रियली अच्छा है, तो बहुत अच्छे से उसको भी कर लो। चलो, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों,
60 लाख रुपए आपने लोन लिया हुआ था, 6 मिलियन, 60 लाख, 2 लाख रुपए आपका खर्च हो गया, तो नेट प्रोसीडिंग आपकी कितनी हो जाएगी? आपकी 58 लाख। शुरू में आपको कितना पैसा मिला? 58 लाख ही मिलेगा ना। 58 लाख मल्टीप्लाई बाई ओपनिंग रेट यानी 2.5 की रेट से, तो आपका कितना हो गया? 58 मल्टी 2.5, तो 1 करोड़ 45 लाख रुपए आपको मिला। अब आप इंटरेस्ट इस पे 12% चार्ज कर लो, 1 करोड़ 45 लाख पे अगर आप 12% चार्ज करते हो तो भी आपको वही आएगा। कितना आ रहा है? देखो देखो, यहाँ पे मैंने चार्ज किया तो आपको कितना आएगा? 17 लाख 40 हजार। लेकिन हमें कितना पे करना है? हमें तो फॉरेन करेंसी लोन में बोला ही पे करना है, तो यानी इसीलिए हम लोग पूरे अकाउंटिंग इसमें कर रहे हैं। तो 6 लाख 96 हजार रुपए, 12% इसका 58 लाख का हमने इसीलिए मल्टीप्लाई पे क्या कर लिया? 12% कर लिया, 6 लाख 96 हजार। अब इसको लेके जाना है मैं एवरेज रेट से, तो इसीलिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसीलिए ध्यान से इसको करना। 16 लाख 84 हजार, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने कैश में पे किया, क्योंकि 6 लाख आपको क्या करना था? एक्चुअल पे करना था, तो ये क्लोजिंग रेट से ही पे करोगे, क्योंकि क्लोजिंग में देखो, एवरेज में मत सोचो, क्योंकि वो क्लोजिंग में पे कर रहे हो तो क्लोजिंग रेट ही लोगे ना। तो 2.75 से हमने पे कर दिया, तो सर कितना आ गया? एक एक 16 लाख 50 हजार, 16 लाख 50 हजार हमने पे कर दिया। अभी 58 96 बचा, ये क्लोजिंग रेट से ही जाएगा, तो ये क्लोजिंग रेट कितना है? 2.75। तो 58 96 2.75, तो ये इतना आ गया। बाकी डिफरेंस जो आएगा है वो बैलेंस शीट फिगर। बस यही करना था इसमें। अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। देखो देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना। एक तरीके से 2 पेज का क्वेश्चन है, और इतना सिंपल है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सिंपल है। आ जाओ, देखो क्या लिखा है। Infotech Global Limited, standalone entity, has a function currency USD, need to translate the financial statement to present स्टेशन करेंसी आईएनआर, वो यूएसडी में है, उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना है। तो हो सकता है उसका पप्पा यहाँ बैठा हो। द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्फोटेक प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द फंक्शन करेंसी, वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से बनी हुई है। तो मुझे एक बार बताओ, पीपीई बोल रहा है, पीपीई किस रेट से जाएगा? पीपीई किस रेट से जाएगा सर? क्लोजिंग रेट से जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल सर क्लोजिंग रेट से जाएगा। सर इन्वेंट्री किस रेट से जाएगा? क्लोजिंग रेट से जाएगा। सर कैश किस रेट से जाएगा? क्लोजिंग रेट। ये पूरा किससे जाएगा? क्लोजिंग रेट से ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। सर शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये जो यूएस डॉलर में दिया हुआ है, इसका आपको क्वेश्चन मार्क देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जब भी जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था? देखो यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है, 2002 का भी दिया हुआ है, 2003 का भी दिया हुआ है। तो बीच की जो प्रॉफिट है वो तो एवरेज रेट से जाती है, लेकिन अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर कैपिटल एक्चुअल रेट, और रिजर्व अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन ओपनिंग रेट। तो देखो कैसे होता है, मैं ध्यान, ठीक है। ट्रेड पेबल क्लोजिंग रेट, ट्रेड लोन क्लोजिंग रेट, सिंपल, ये सब तो क्लोजिंग रेट से ही जाएगा। देखो टोटल असेट्स लेंगे, टोटल लायबिलिटी लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस में जाएगा। बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पीनल, ये इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बोल दिया है चेंजेस इन इक्विटी, रिटेन अर्निंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये क्या बोल रहा है? 2003 का दिया हुआ है, तो ये बिगनिंग ऑफ द ईयर का दिया हुआ है कितना? 18 हजार। प्रॉफिट दे दिया है 14,500, डिविडेंड दे दिया है 3 हजार। ये आपका मतलब, ये बिगनिंग ऑफ द ईयर का क्या दिया है? प्रॉफिट दिया हुआ है, रिटेन रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, ठीक है। शेयर कैपिटल वाज इशूड व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 1 यूएसडी 17। अब एक बार बताओ, क्या ये हमें पता चल गया कि शेयर कैपिटल कितने से करना है? शेयर कैपिटल यहाँ भी 50 हजार, यहाँ भी 50 हजार, तो ये कितने से जाएगा? ये 70 से रेट से ही हमारा जाएगा, सिंपल। फिर आगे क्या लिखा है? रिटेन अर्निंग 1 अप्रैल का दे दिया 4 लाख। अब देखो देखो, यही तो तुम्हें मुझे बताना है। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग हमारा 2 का और 3 का है ना। ये हो गया 2, और ये हो गया 3। यहाँ का ओपनिंग बैलेंस कितना दे दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बच्चों? आईएनआर दे दिया 4 लाख। तो हमें आईएनआर ही चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें यहाँ पे मिल गया हमारे रिटेन अर्निंग कितना? 4 लाख। हमें क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, हमें कन्वर्ट करने के लिए रिटेन अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, 4 लाख हो गया ये, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट कब का दिया है? ये तो 3 का दिया हुआ है, तो हमें आगे भी चाहिए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 21 मार्च 2002 को क्यूमुलेटिव गेन 4,92,000 हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द, ये रुपीस है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच इज ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू आईएनआर इनटू प्रीवियस ईयर। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि आपका कोई क्यूमुलेटिव गेन था 4,92,000 का। अच्छा, तो क्या कोई हमारा यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस था क्या? सर यहाँ पे तो हमारा कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि आपके पास एक गेन था, क्यूमुलेटिव गेन 4,92,000। तो सर ये गेन हम क्या करेंगे? ये तो बिल्कुल 2 में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में हम इसको रिजर्व करेंगे 4,92,000, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिविडेंड पे किया है
$3000, तो डिविडेंड देखो जो यहाँ पे $3000 पे किया है, वो बोल रहा है उस दिन रेट था 73.5, तो इसको तो 73.5 से ले लेंगे। तो सर 3000 मल्टीप्लाई बाई 73.5, तो सर कितना हो जाएगा? 3000 मल्टी 3000 मल्टीप्लाई बाई 73.5, तो सर ये आपका हो गया आपका 220,500 डिविडेंड पे करने का। प्रॉफिट 1-2 का दे दिया कितना? जो 8000 की प्रॉफिट है पिछले साल की, वो हो गई 5,72,000, तो सीधा निकाल के दिया हुआ है। तो सर इसमें तो प्रॉफिट हम जोड़ लें कितना? 5,72,000 प्रॉफिट हम जोड़ लें। सर ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, तो सर ये कितना हो गया? 9,72,000 का प्रॉफिट हो गया। सर ये भी जाएगा, हाँ ये तो पीनल का पार्ट रहेगा ना, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब ये 9,72,000 हमारी ये यहाँ पे आ जाएगी ओपनिंग, ध्यान से देखना बच्चों, 9,72,000 यहाँ पे ओपनिंग आ गई। अब इसका करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? लेकिन ये तो डॉलर में दिया हुआ है, और ये 14,500 ये भी डॉलर में है, तो क्या इसकी प्रॉफिट भी दी हुई है? हाँ बिल्कुल, 14,500 को भी कन्वर्ट करके दिया हुआ है 10,72,985, ठीक है। तो हम ये भी ले लेते हैं, 10,72,985, ये भी आईएनआर में है, ये भी आईएनआर में है, तो ये कितना हो गया सर? 9,72,000 प्लस 10,72,985, ठीक है। तो ये सर ये हो गया 20,44,985 रुपीज। लेकिन अब डिविडेंड माइनस भी करना है, डिविडेंड माइनस करना है ना बच्चों, ठीक है। सर कितना डिविडेंड माइनस करिएगा सर? 3,000 मल्टीप्लाई बाई 73.5 की रेट से दे रहा है। सर यहाँ तो दिया नहीं, यहाँ दिया है 2,20,500। हम ये क्यों कर रहे हैं बच्चों? हम ये क्यों माइनस कर रहे हैं, तुम मुझे बताओ। हम लोग इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस लेके जाना है। कितना लेके जाएंगे? तो सर ये हो जाएगा 18,24,485। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो हम ये था ना, यहाँ पे ये रिटेन अर्निंग ले जाना है ना, तो ये तो 5,000 ये हमारा किस रेट से चला जाएगा? 50,000 70 की रेट से चला जाएगा, तो 7 3 35, तो सर ये हो जाएगा 35 लाख। ये तो सिंपल है, ये तो जब भी बनाएंगे 35 लाख लेंगे। लेकिन रिटेन अर्निंग कितना लेंगे? तो रिटेन अर्निंग 2 में लेना है, रिटेन अर्निंग 3 में लेना है। तो रिटेन अर्निंग 2 का देखो हम लोगों ने निकाला ना, रिटेन अर्निंग 2 का ये ओपनिंग था और ये प्रॉफिट था, तो 9,72,000, कोई डिविडेंड नहीं। तो यहाँ हम लोग लेंगे 9,72,000, ठीक है। और 3 में हमने कितना निकाला है? 3 में हमने निकाला है 18,24,485, सिंपल, ठीक है। और फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व 2 का दिया हुआ है, 2 का कितना दिया हुआ है बच्चों? देखो 2 का दिया हुआ है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला था, देखो। देखो क्यूमुलेटिव गेन वो बोला है 4,92,000, तो याद रखना बच्चों 4,92,000 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में मतलब इक्विटी साइड में हम लोग ये पैसा लिखेंगे, ओके सर, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों, इसके बाद और कुछ बोला है क्या? हम्म 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 ओके, ठीक है। अब ये 73 और 75, तो देखो ये 73 2 का है, तो यहाँ क्लोजिंग रेट ये 73 से जाएगा, ये सब 73 से, ये भी 73 से, और ये 75 से जाएगा। बस सिंपल है, और कुछ नहीं है। बस यहाँ का जब जो डिफरेंस आएगा वो एक्सचेंज डिफरेंस में डालेंगे, बस देख लो, हम सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। देखो ना, पाँच ये है ना, 50,000 है ना, 50 55 68 556, ये सब सेम, सब कुछ सेम था, इसमें कुछ नहीं करना था। बस यहाँ पे 73 से जा रहा है और यहाँ पे 75 से जा रहा है। 50 68 8 40, देखो देख लो ना, 50 68 8 40 55 56 5 35, देख लो, 55 56 5 35 है ना, 55 56 5 35 73 से, ठीक है। अब देखो जो प्रॉफिट हमने निकाला 18,24,485 और 9,72, तो देखो वो सही है, 18,24,485 और 9,72, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग लायबिलिटी साइड ले लो, देखो रिटेन अर्निंग लिया होगा, शेयर कैपिटल सीधा 35 लाख 35 लाख हो गया, ये टोटल एसेट्स हो गया। रिटेन अर्निंग देखो 9,72 ले लिया, 18,24 ले लिया, और 4,92,000 मैंने आपको बोला था ना, 4,92,000 आप ले लेना, जो मैंने आपको कहाँ बोला था, ये देखो ना, 4,92,000 ये दो में हम लोग ले लेंगे, तो 4,92,000 ले लिया, तो इसका टोटल इक्विटी आ गया इतना, ठीक है। पेबल पेबल जो था ये 75 की रेट से और ये 73 की रेट से, बस ये हो गया आपका 1,10, ये भी हो गया टोटल इक्विटी, और ये भी सेम आ गया इसमें। अब जो यहाँ का जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा, बस इसी को, ये 6,38 जो है, ये जो आया है ना, ये डिफरेंस। अब देखो ये 4,92 यहाँ मत लिख देना, बस इसमें यही ध्यान देना बच्चों, 4,92 ये 4,92 मत लिख देना, ये जो डिफरेंस है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो अब जो 4,92 से 4,92,000 से ये कितना आ गया? 6,38,015 आ गया। तो अब ये जो डिफरेंस आया, यही हमारा एक्सचेंज डिफरेंस करंट ईयर का हो जाएगा, 2 3 का। तो 6,38,015
माइनस 4,92,000। तो सर 1,46,015 से करेंट ईयर में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज डिफरेंस हमारा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बस सिंपल, और कुछ नहीं। बस यही आपको मुझे बताना था इसमें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हुई नहीं ना? प्रॉब्लम नहीं ना? हम्म? देखो ये सब सारे एसेट लायबिलिटी के ऊपर बच्चों देखो, सारे एसेट लायबिलिटी 75 73, ठीक है, यहाँ भी 75 और 73। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को आपको किससे लेना था, जिस दिन का रेट दिया हुआ था वो 70 की रेट से। ठीक है, रिटेन अर्निंग आपको निकालना था, 2 का भी निकालना था, 3 का भी निकालना था, क्लोजिंग बैलेंस, और वो भी क्लोजिंग बैलेंस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिटेन अर्निंग वाला ध्यान देखना है। फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व, ये 2 का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, 3 का जो आपका निकलेगा वो बैलेंसिंग फिगर निकलता है। और ये जो भी निकलता है ये एज ऑन डेट निकलता है, याद रखना, ये एज ऑन डेट निकलता है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस वो 2 और 3 का ड्यूरिंग द ईयर में इतना आपका एक्सचेंज फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व एक्स्ट्रा आपका बना। बस यही चीज ध्यान रखनी थी, और तो सारी चीजें सिंपल ही थी ना। देखो, ट्रेड पेबल, ट्रेड लायबिलिटी, इसका तो कुछ देखना ही नहीं है। ये क्लोजिंग रेट से ही जा रहा है, 75 73 75 73। ठीक है, ये इन सब से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं देखूँ तो इनसे इनसे ये तो एकदम सिंपल ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस शेयर कैपिटल को 70 की रेट से, रिटेन अर्निंग तुमने निकाला है, फॉरेन करेंसी वो है, बस सिंपल था। तो यहाँ पे तुम्हारा सारा इंडियाज 21 खत्म हो गया। तुम्हें ये नोट करना है तो तुम एक बार नोट कर लो, तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान देना है। ठीक है, मुझे मालूम है तुम ये नोट करना चाहते हो। अगर तुम ये नोट करना चाहते हो तो तुम नोट कर लो। देखो बच्चों, तुम ये सोच रहे हो क्या कि सर सर ये 638 कैसे आएगा? अरे ये बैलेंसिंग फिगर है, ये ना बैलेंसिंग फिगर है। जब आप ये सारी चीजें, ये टोटल असेट्स हो गया ना। टोटल लायबिलिटी 35 लेना, 18 ले लेना, 30 ले लेना, 35 लेना, जब ये टोटल ले लोगे ना, तो आपका जो बैलेंस आएगा असेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस। अरे नहीं समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो क्या? मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये टोटल असेट्स हो गया, टोटल असेट में क्या लोगे आप, पीपीई लोगे, ट्रेड रिसीवेबल लोगे, इन्वेंट्री लोगे, है ना, कैश लोगे। ठीक है, ये आपने ले लिया, मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पीपीई, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और कैश, ये आपने लिया। इसका टोटल आपका कितना आ रहा है? इसका टोटल आपका आ रहा है 1,24,87,500। 1,24,87,500 आया ना। अब इसके बाद लाइबिलिटीज में आप शेयर कैपिटल ले रहे हो, ठीक है, और रिटेन अर्निंग ले रहे हो। फिर उसके बाद आपका क्या है, ट्रेड पेबल ले रहे हो, लोन ले रहे हो। तो आपका ये जो टोटल आएगा, ये आपका जो टोटल आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है? ये आपका टोटल आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, ये आपका आ रहा है 35 लाख। ये हो गया, ये आपका 35 लाख है। ठीक है, सिंपल है, मैं मुझे मालूम है तुम लोग कर लोगे, फालतू मुझे करवा रहे हो। 16 24 485 ये ले लो, 30 लाख ये ले लो, है ना, और ये आपका 35 25 ये ले लो। बस सिंपल, जोड़ लो। देखो, 35,25,000 प्लस 30 लाख, हाँ, प्लस 16,24,485 प्लस 35 लाख। सर ये आपका आ गया 1,16,49,485। बस अब इसका और इसका डिफरेंस निकाल लो बस, माइनस 1,24,87,500। तो ये आपका आ गया ना 8 लाख। कितना आ गया? कुछ गलती किया क्या मैंने? कुछ मैं भूला हूँ क्या? पता नहीं। 1,24,87,500, 35 लाख है, फिर 16 16 था कि 18 था भाई? 18 था शायद, 18 18 18 18, ओ यहाँ पे, अच्छा अच्छा 18 था ये। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 1,16,00,000, तो ये आपको हो जाएगा 1,18,00,000। 1,18,00,000, फिर आपका ये हो जाएगा आपका कितना आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,38,015। तो ये आपका हो जाएगा 6,38,015। बस अब पहले से फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व आपको कितना था? सर अगर हम इसी में फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व ले लेते हैं, देखो ऐसा मत करना, क्योंकि फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व भी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। सर अगर 2002 में अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांसमिशन रिजर्व नहीं लेते, तो सर तो भी यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर आता। 492 नहीं लेते तो वहां पे बैलेंसिंग फिगर आता। तो अब सर उस दिन का हमें क्यों नहीं, अरे उस दिन का हमें थोड़ी निकालना है कि एक्सचेंज डिफरेंस 2 3 1 2 में कितना था, नहीं। चलो।
टाटा बाय बाय बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास नेक्स्ट क्लास में इंडेक्स 19 में, ठीक है।